आज क्या कहानी किससे से डराने वाले हो हमें? ये पूरा किस्सा है दार्जिलिंग का। दार्जिलिंग दिन में जितना प्यारा दिखता है ना, रात को उतना ही खौफनाक है। जो सबसे बड़े वाले इनके मामा थे, उनके सबसे बड़े लड़के के साथ ये हादसा हुआ। बैंड प्रैक्टिस करते करते कब इन्हें शाम हो गई, इन्हें पता नहीं चला। वापस आते 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 इनकी एक नजर पड़ती है, एक लड़का। ये क्या करते हैं, सूरज भागना शुरू करते हैं कि मैं देखूं है कौन। और जैसे ही ये उसके आगे निकलते हैं, जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं, उस लड़के का फेस नहीं था, सिर्फ हुड्डी थी, अंदर कुछ था ही नहीं। ये देखने के बाद सूरज वहां पे बेहोश हो गए। तो कहाँ से आया बंदर छाप सिक्का और कहाँ गायब हुआ? कहते कि ये ऐसे नक्षत्रों में बना था ना ये सिक्का, कि जिसके हाथ लग जाए ना वो पैसों की बारिश करवा सकता है। एमपी यूपी में हर घर में बिल्ली की जेर होती है। कहते हैं बिल्ली की जेर जिसके पास है ना, उस इंसान के पास कभी पैसों की कमी नहीं होगी। ऐसे ही बंदर छाप सिक्का है जो उन नक्षत्रों में बन गया कि जिसके हाथ लगा वो भाई साक्षात हो गया। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, ढूंढने मत निकलना इस चीज को। हमारे पास फिर किससे ऐसे ही आते हैं। मैं नहीं चाहूंगा अगला आपका आ जाए। दोस्तों, आज खूनी मंडे पर एक बार फिर से आए हैं आपके वन ऑफ द फेवरेट हॉरर स्टोरी टेलर्स अक्षय वशिष्ठ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हॉरर कॉन प्रेजेंट्स आंखों देखी, इंडिया का सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा 2024 का हॉरर कॉन बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। बहुत सारे लोग आए थे। अब दोबारा इस चीज को दोबारा नए तरीके से बड़े लेवल पे किया जा रहा है। 2025 में हॉरर कॉन आ रहा है। ओखला NSIC में पूरा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि कर रहे हैं खूनी मंडे। तो कैसे हम मिस कर सकते हैं इस इवेंट को। और मैं आ रहा हूँ बखूबी अपने उन सारे रियल इंसिडेंट के साथ, हमेशा जो आपको बताता मैं आया हूँ। इस बार कुछ होने वाला है बहुत ज्यादा धमाकेदार। तो मिलते हैं इस इवेंट में, जिसको बनाते हैं कुछ स्पेशल अक्षय वशिष्ठ और अक्षय वशिष्ठ की ऑडियंस। बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज की गई हैं, वहां पर मिलते हैं। बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट होने वाला है, तो एंजॉय करेंगे उसी तरीके से। टिकट्स बुक कर लीजिए, क्योंकि इस बार स्लॉट्स बहुत ही ज्यादा कम होने वाले हैं। तो एक बार फिर से आपके फेवरेट हॉरर स्टोरी टेलर अक्षय वशिष्ठ आ गए हैं खूनी मंडे पर। अक्षय, वेलकम। बड़ा मजा आ रहा है मुझे वापस से तुम्हें देख के, और आज खूब सारी कहानियां होने वाली हैं फिर से। थैंक यू दिव्य भाई वापस बुलाने के लिए। और जनता है जो प्यार दे रही है, रियल इंसिडेंट को हम लेके आ रहे हैं, वो सुनती है, फिर उस पर डिमांड आती है, फिर आपका कॉल आता है और फिर हम यहाँ आते हैं। हाँ, अभी तो अक्षय काफी एक बड़ी चीज करके आया है हॉरर की। पूरी कम्युनिटी में एक शो आने वाला है बड़ी जल्दी, लेकिन उसके बारे में हम करेंगे बात आराम से। एक आई थिंक अलग पॉडकास्ट करेंगे उसके लिए। बट आज क्या कहानी किससे से डराने वाले हो हमें? भाई आज कुछ किस्से जो जनता को हम सुनाएंगे, वो अलग अलग कोशिश करेंगे, अलग अलग स्टेट्स एंटिटीज के बारे में बताएं। तो आप इजाजत दो तो हम शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो ये पहला किस्सा जो आज मैं बताने वाला हूँ जनता को, ये सऊदी है। सऊदी में एक पूरी फैमिली रहती थी, जॉइंट फैमिली थी, अच्छा खासा बड़ा घर था। और हमारी जो बताने वाली सब्सक्राइबर है, उस टाइम पर उनका जन्म भी नहीं हुआ था। तो एक अलग सी रीति रिवाज इनके परिवार में चलता आ रहा था। मुस्लिम फैमिली है और काफी प्यार से सारे रिलेटिव्स रह रहे थे। दादी पूरे परिवार पे कंट्रोल था उनका, अच्छा खासा सब कुछ सही था। परिवार में सब कमाने वाले थे। जो उनका पूरा राशन का सामान था वो बेसमेंट में रखा जाता था, और घर परिवार में इसी तरीके से अपने हिस्से का सब आते थे लेते थे, पर किसी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी। इनके परिवार में क्या होता है, जैसे इस लड़की का नाम हम कुछ मुस्लिम में रख लेते, जैसे मुमताज हो गई। जो मुमताज थी, उनका जब जन्म नहीं हुआ था, तो उन्होंने बताया कि इनकी मम्मी और पापा शादी के बाद से काफी अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। और उनसे बड़े जो इनके ताऊ जी थे, वो ताई जी भी थी, बट उनको बच्चा नहीं हुआ था। उन्होंने काफी कोशिश की थी, लेकिन कोई ना कोई इशू प्रॉब्लम कुछ ना कुछ था, जिसकी वजह से जो ताऊ ताई जी थी उनके बच्चा नहीं हो पा रहा था। तो जब इनकी शादी होती है इनके मम्मी पापा की, मुमताज के मम्मी पापा की, तो पहला जब बच्चा होता है तो घर में बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशियां आती हैं। सबसे पहले लड़की हुई थी, अभी भी इसका जन्म नहीं हुआ था, ये तीसरे नंबर पे हुई थी। जब बच्चा होता है घर में तो सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जैसे आपको पता है कि वंश आगे बढ़ाने के एक लड़का बहुत जरूरी होता है परिवार के लिए। तो इनके बीच में बातें चल रही थी कि अब दोबारा ट्राई करेंगे और फिर उसमें हो सकता है। लेकिन इनके घर में ऐसा कुछ था नहीं कि लड़का चाहिए ही चाहिए। ये था कि ठीक है, ट्राई करेंगे, कंसीव करेंगे, उसके बाद देखते हैं, अब बच्चा हो लड़का हो तो अच्छी बात है। तो 2 साल बाद दोबारा ये कोशिश करते हैं, कंसीव हो जाती हैं जो मुमताज की मम्मी थी। तो इस टाइम पर जो ताऊ जी और ताई जी थे, वो इस चीज को लेके काफी परेशान थे कि उनके बच्चे नहीं हो पा रहे। तो इन्होंने मिलके अपनी जो दादी थी उनसे बात की होगी कि हम क्या करें, हम किसी को दिखाएं, कुछ करवाएं। तो इनके वहां पर ज्यादातर ना नॉन बिलीवर थे। वैसे भी सऊदी में रह रहे थे, अगर इंडिया में रह रहे होते तो शायद बिलीव ज्यादा होता है इन भूत प्रेत वाली चीजों पे। तो दादी बोलती है कि देखो,
मैं एक बार बात करती हूँ मुमताज़ की मम्मी से कि वो अपना दूसरा बच्चा आपको दे दें। तो ये दादी ने ये बात बोली, और जो ताऊ जी, ताई जी थे, ख़ास करके ताई जी, क्योंकि एक बच्चा होना गोद में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप देख रहे हो कि दूसरे बच्चे घर में खेल रहे हैं। तो उनकी मम्मी ने तो इस फैसले को मान लिया कि भाई दादी बोलेंगी तो डिसीज़न को ठुकराया नहीं जाएगा। लेकिन थोड़ा-सा अपोज़िट हो गया उसका। दादी ने बात करी, जब दूसरा लड़का हुआ था मुमताज़ की मम्मी को, तो दादी ने बात करी कि ऐसा अगर हो सके तो आप ताई जी को ये बच्चा दे दो, उनको बच्चा नहीं है और बच्चा हर किसी को चाहिए होता है और घर में रहेगा तो खेलता रहेगा, नज़रों के सामने होगा। लेकिन मुमताज़ की मम्मी ने साफ मना कर दिया कि मैं इस डिसीज़न के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं इस तरीके से अपने बच्चे को किसी को दूँगी नहीं, आप बोलो उन्हें कि वो अडॉप्ट कर लें। ठीक है, ताई जी ने कुछ गलत तो नहीं सोचा, लेकिन जो एक उम्मीद होती है कि मेरे को बच्चा मिल जाता है या फिर बच्चा शायद मिल जाएगा, तो ताई जी को फिर दादी ने थोड़ा-सा सँभाला इस बात को बोल के कि यार ऐसा लड़का हुआ है, लड़का तो वो किसी कीमत पे भी नहीं देंगे। तो अगर ये कभी दोबारा कंसीव करते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं, तो मैं बात करूँगी कि फाइनली वो बच्चा तेरे को मिल जाए। अब इन सब चीज़ों में क्या होता था, ताई जी हमेशा से बहुत केयरिंग थी। परिवार को लेके, बच्चों को सँभालना, सब कुछ करना, तो ये चीज़ मुमताज़ की मम्मी को अच्छा नहीं लगता था कि मेरे बच्चे हैं तो आप इस तरीके से सँभाल रहे हो कि कल को आपके दिमाग में ये आ जाए कि यार ये बच्चा मुझे दे दे, हो सकता है लड़की को ही दे दे। तो दोनों बच्चे 2-2 4-4 साल के हो जाते हैं, गैप होता है 2-2 3-3 साल का। तो तीसरी बार ये फिर दोबारा जो है मुमताज़ की मम्मी कंसीव करती हैं और इस बार मुमताज़ का फाइनली आना होता है इस घर में। दादी ने क्या करा, ताई जी से कुछ बात कर रखी थी और इस बार क्या बात कर रखी थी ये किसी को भी नहीं मालूम था। इस बार बस इतना पता था, जो चीज़ें मुमताज़ ने हाइलाइट की, ये अभी भी मुमताज़ जो है अपनी मम्मी को ताई माँ करके बुलाती कि ताई माँ, ताई मम्मा ने मेरा ध्यान रखा, ऐसे करके। तो जो मुमताज़ थी, जब उनका जन्म होने वाला था, 9 महीने की प्रेगनेंसी के बीच में, जो ताई जी थी वो मुमताज़ की मम्मी का बहुत ध्यान रखती थी। कभी तबीयत खराब हुई या कोई प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी हुआ, बच्चा सँभालना, तो ताई जी आगे से आगे रहती थी। तो मुमताज़ की मम्मी को ये चीज़ का एहसास हो चुका था कि ये अभी भी इसीलिए ही कर रही है कि इन्हें तीसरा बच्चा चाहिए। दादी से चुपचाप बातचीत हो चुकी थी, दादी ने क्या डिसीज़न लिया ये मुमताज़ की मम्मी को नहीं पता था, क्योंकि पता था अगर इस बारे में बातचीत होगी तो वो तीसरा बच्चा भी नहीं देने वाली। हुआ क्या, इन्होंने क्या करा, मुमताज़ की मम्मी ने ताई जी को बोल दिया कि देखो अगर आप इस चीज़ की सोच में हो ना कि मैं बच्चा आपको देने वाली हूँ, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ कि आप कोई अडॉप्ट कर लो, मैं आपको अपना बच्चा नहीं दूँगी। तो ताई जी ने इस चीज़ को सुन के, जैसे एक औरत होती है कि बिलक के अपने कमरे में रोने लग जाती है, लेकिन कभी किसी के सामने उन्होंने अफ़सोस नहीं दिखाया। अब जैसे ही मुमताज़ का जन्म होता है, तो ये ऊपर वाले फ्लोर पे थी, नीचे बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था और इनके रिलीजन में 40 दिन का फंक्शन चलता है जब बच्चा हो रहा था। तो जैसे ही बच्ची का जन्म होता है, तो जो मुमताज़ की मम्मी थी उन्होंने बोला कि मैं इसका नाम मुमताज़ रखना चाहती हूँ। तो जो ताई जी थी, उनको इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन थी ये बच्ची मेरे को मिलेगी, और वहाँ पर एक इतना बड़ा धमाका हुआ, जो दादी थी वो नीचे आती है बच्ची को लेके और सबके सामने बोल देती है कि ये मेरा फैसला है, ये बच्ची मैं ताई जी को सौंप रही हूँ। और ताई जी ने उसका नाम सना रख दिया, ठीक है? कि ये आज से मेरी बच्ची है, मुमताज़ उनके लिए है, मेरे लिए सना है, मैं इसे ले रही हूँ। अब क्या हुआ, कुछ रिलेटिव्स थे जो हैरान हो गए इस चीज़ को सुन के कि भाई तीसरी बच्ची को बिना पूछे, बिना बताए, बिना बोले मुमताज़ की मम्मी को सीधा ताई जी को थमा दिया। जो कुछ रिलेटिव थे उन्होंने सोचा एक बार हम बात तो करते हैं ऊपर चल के। तो वहाँ पर मुमताज़ की जो मम्मी थी वो लेटी हुई थी, 2 बच्चे आपस में खेल रहे थे वहाँ पे। कुछ नीचे भागे, कुछ ऊपर भागे, बच्चे पूरे घर में थे, अच्छा खासा माहौल रहता है। जो दादी थी और जो उनके सामने रिलेटिव थे, वो रिलेटिव ऊपर जाके बताते हैं कि ऐसे-ऐसे आपकी जो दादी माँ है उन्होंने क्या करा, बच्ची को उनको थमा दिया ताई जी को, और उन्होंने आपने नाम दिया मुमताज़, उन्होंने उसका नाम सना रख दिया। तो यहाँ से हुआ परिवार में कलेश कि भई उनकी मम्मी जिस भी हालत में थी, सीधा मुमताज़ की मम्मी नीचे आती है और वहाँ पे बोलना शुरू करती है, ताई जी से बच्चा छीन लेती है और बोलती है कि ये चीज़ गलत है, अगर आप मेरी परमिशन के बिना ऐसे करोगे तो फिर मेरे को इस घर से अलग होना पड़ेगा। और घर परिवार में इतना प्यार था ना, मतलब चाचू वगैरह सब साथ में रहते थे, कभी कोई कलेश नहीं हुआ, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। ताई जी क्या हुआ, ताई जी उस चीज़ को देखकर ना बहुत हताश हो गईं कि यार मतलब तीसरा बच्चा मेरी गोद में से दे के मुझसे वापस ले लिया। अब इन सब चीज़ों में होता क्या था, फंक्शन निपट गया, सारे रिलेटिव्स चले गए और धीरे-धीरे इनके परिवार में चीज़ें शांत होने लगी, लेकिन जो ताई जी थी, वो बहुत टूट चुकी थी अंदर से। वो जब भी आती थी, वो अपनी तरफ से सना का ध्यान रखने आ रही है, लेकिन वो अपनी मम्मी के लिए मुमताज़ है। तो जब भी वो आती, बच्ची को लेती, अपने कमरे में ले जाती, खिलाती-विलाती, तो मुमताज़ की मम्मी आ जाती कि मत करो ये सब कुछ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप मेरी बच्ची को वापस दे दो।
तो ताई जी की नज़र में तो ये था कि यार मैं खिलाई तो रही थी, मैं थोड़ा-सा अपनापन दिखा रही थी, फिर दोबारा छीन के ले गए। तो जब मुमताज़ 9 महीने की हुई, तो ताई जी ने क्या करा, अपने भाई को बोला, वो उनके भाई डॉक्टर थे। ताई जी ने उन्हें बताया कि ऐसा है, मैं बहुत डिप्रेस रहती हूँ, मुझे नींद नहीं आती, तो मुझे नींद की गोली दे दो। तो उनके जो भाई थे वो डॉक्टर थे, वो नींद की गोली वो लेके आए घर पे। ताई जी गोली खा के सोई और वो सुबह उठी ही नहीं। उन्होंने क्या करा, वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी, सुबह 5:30 बजे जब नमाज का टाइम हुआ, तो रात को उन्होंने सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली और सुबह जब उठाने गए तो ताई जी उठी ही नहीं। मतलब पूरी डब्बी की डब्बी का। उन्होंने पूरा पत्ता खा लिया और वो वहां पे इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कर दिया। अब ये चीज जब पूरे परिवार में उठी, ये चीज कि यार सिर्फ एक बच्चे के लिए ऐसा हो गया, वैसा हो गया। खैर किसी ने इस चीज का ऑब्जेक्शन मुमताज की मम्मी पे नहीं उठाया, क्योंकि कोई भी अपना बच्चा किसी को नहीं देगा, ये कभी भी आप ट्राई कर लो। तो ये चीज वहीं दब गई। अब इसके बाद क्या हुआ, एक नई चीज होने लगी कि जो मुमताज थी, जब भी अपने कमरे में अपने मम्मी पापा के बीच में सोया करती थी, रात को कुछ ना कुछ ऐसा होता था जिसकी वजह से मुमताज उठ जाती थी, बार बार रो के उठती थी। कभी ऐसा लगता था कुछ तो हुआ है, कुछ हुआ है। तो बार बार इनकी मम्मी देखती कि मुमताज को हो क्या रहा है। एक तो सबसे बड़ी मुश्किल ये हो रही थी कि एक औरत को 3 बच्चे संभालने। बोलने में तो, सुनने में बहुत ईजी लगता है कि 2 बच्चे नीचे खेल रहे होंगे, एक मेरी गोद में, लेकिन छोटे छोटे बच्चे थे। 2-2 3-3 साल का फर्क रहा होगा, मुमताज सबसे छोटी थी। तो एक दिन इनकी मम्मी सोचती है कि यार मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं देखूँ इसको हो क्या रहा है, कि कोई बाहर से आके छेड़ता है या फिर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, कोई कुछ है तो नहीं। इनकी मम्मी क्या करती है, आंख बंद करके बस ऐसे लेटी रहती है कि मैं देखने की कोशिश करूंगी कोई है तो नहीं। तो इनकी मम्मी मुश्किल से आधा घंटा आंख बंद करके बस थोड़ी सी आंख खोल के लेटी थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन्होंने देखा गेट अपने आप खुलता है, मुमताज के पापा, मुमताज की मम्मी, मुमताज और दोनों बच्चे सो रहे थे। गेट खुलता है, एक फीमेल एंटिटी अंदर आती है। उसका जो नक्शा था वो ताई जी जैसा ही था। इनकी मम्मी ने बस उस चीज को देखा और इन्होंने क्या करा, अपनी दुआएं पढ़नी स्टार्ट कर दी। अब वो जो एंटिटी थी, वो जो आई थी वहां पर, वो मुमताज की तरफ बढ़ रही थी। इनकी मम्मी ने दुआएं पढ़नी शुरू की और वो जो एंटिटी थी वो एग्जैक्ट जिस तरीके से आई थी वैसे ही पीछे भाग गई। तो इनकी मम्मी सुबह उठती है और बताती है कि ऐसे ऐसे दादी को, कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, लेकिन ताई जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो जो आकृति थी एक तरीके से एक धुंधला कुछ था, तो कंफर्मेशन नहीं था। किसी गए हुए पे, घर परिवार के इंसान पे उंगली उठा दो तो ताऊ जी भी अभी जिंदा थे, वो भी बहुत कुछ बोल सकते थे। तो उन्होंने बस हिंट दिया कि मुझे ऐसा लगा कि रात को मैंने कुछ देखा, फिर ये बात भी आई गई हो गई। लेकिन अब इन सब चीजों में फिर एक चीज नहीं हुई। जो चाचा थे वो नाइट शिफ्ट किया करते थे, वो रात को आते थे। तो इस बात को हुए 1 महीना हो गया था। घर में अब ऐसा दोबारा माहौल नहीं बना कि रात को माहिरा कुछ ऐसा हो रहा है या रो रही, को माहिरा कह रहा हूं, मुमताज जो है वो ऐसे रो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन एक अजीब सी चीज हुई, एक दिन 1 महीने बाद सबकी छुट्टी पड़ी, जैसे कोई त्योहार होगा। उस दिन सब चाय पी रहे थे। तो चाय पीते पीते अचानक से जो चाचा थे, जो नाइट शिफ्ट में आते थे, वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे ना आप ना मुमताज का ध्यान नहीं रखते। तो वो जो थी उनकी मुमताज की मम्मी, वो बोलती है कि भाई साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वो बताते हैं कि जब भी मैं आता हूँ ना, मुमताज की हंसी मुझे आती है और वो मुझे बेसमेंट में खेलती मिलती है। तो मतलब पिछले 20-30 दिन से मैं मुमताज को डेली रात को बेसमेंट से लेके आता हूँ और आपके कमरे में सुलाता हूँ, आपके बीच में लेटाता हूँ। तो इनकी मम्मी बड़ी शॉक हो जाती है इस चीज को देख के कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो ये बताते कि मुझे लगा बच्ची है, उठ जाती होगी रात को, कभी कभार नींद नहीं आती, तो बेसमेंट में उसके हंसने की आवाजें आती है और वहां पर सारा राशन रखा जाता था। अब इन सब चीजों के बीच में क्या होता है, दादी जी को बार बार सारे घर वाले आके बोलते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा राशन खा रहे हैं, वो लोग बहुत ज्यादा राशन खा रहे हैं, और राशन एकदम से कम होने लग गया, कि क्वांटिटी रखवाई जा रही है और राशन अपने आप कम होता जा रहा है। इन सब चीजों में जो मुमताज थी वो रात को गायब और सीधा बेसमेंट में। तो इनकी मम्मी को इस चीज के बारे में पता चला कि भाई 20-25-30 दिन हो गए और हमारी बच्ची रात को उठ के अपने आप ही बेसमेंट में कैसे पहुंच जाती है। जब घर वालों के सामने ये बात आई, कितनी छोटी सी है मुमताज? मुमताज कितनी हुई, मुश्किल से 1 साल की हुई होगी। तो इन सब चीजों के बीच में एक घर में अजीब सा ही माहौल हो गया कि यार ये हमारे घर में चल क्या रहा है। इन्होंने क्या करा, फिर भी इस चीज पर पर्दा घेर दिया। एक्चुअली में इनकी जो दादी है ना, वो सबसे बड़ी नॉन बिलीवर वही थी। इनकी दादी, नॉन बिलीवर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इनकी दादी ने बहुत अपना जोड़ जाड़ के ये पूरा घर सेटल्ड किया था, बच्चों में बहुत प्यार बना के रखा हुआ था। तो इन्होंने जब भी इस टॉपिक को छेड़ने की कोशिश की तो घर वालों ने इस चीज को अवॉइड कर दिया कि हम इस टॉपिक के ऊपर बात करें। लेकिन फिर भी ऐसा होता था
कि रात को मुमताज के रोने की आवाज आती और मुमताज को जब ढूंढा जाता तो वो बेसमेंट में मिलती थी। अब ये खुलेआम होने लगा। फिर दिक्कत वाली चीज आई यार कि ये चीज कैसे पॉसिबल हो रही है। इन सब चीजों के चलते इनके जो एक बगल में रहते थे 8-10 किलोमीटर दूर एक रिलेटिव रहते थे, वहां पर एक फंक्शन था। तो फंक्शन के दौरान क्या हुआ, ये सब वहां पर गए। अब थोड़ा सा इनकी मम्मी को आउटिंग करने की जरूरत थी, थोड़ा टाइम बाहर देने की जरूरत थी। तो जब ये लोग वहां जाते हैं तो इनके वहां अच्छा खासा फंक्शन चल रहा होता है, सब कुछ सही होता है। और रात को जब ये सोते हैं, सुबह जब ये उठते हैं जहां पर ये सोए थे वहां से मुमताज गायब। अब पूरे घर में हाहाकार हो गया। इनकी आंख खुली सुबह कि मुमताज गायब है, मुमताज वहां पर है नहीं। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई, पुलिस केस तक होने जा रहा था। तो एकदम से जो मुमताज के पापा थे वो रोकते सबको, रुक जाओ। एक भैया है जो सुबह 5-5:30 बजे नमाज पढ़ने जाते हैं, उनसे मैं पूछ लूँ, कभी कभार वो बच्चों को ले जाते थे अपने साथ। तो मामा थे वो, उनके मामा को फोन करा गया कि आप मुमताज को लेके गए हो क्या? वो बोलते नहीं, मैं तो अकेला आया हूँ, मेरे साथ तो मुमताज है नहीं। तो ये क्या करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं मुमताज कहाँ गई। तो दादी बोलती कि तुम इतने ये सब कुछ चेक करो, मैं एक बार घर होके आ रही हूँ, घर पे कोई नहीं है और घर पे चोरी होने के आसार हैं, क्योंकि इनका कैश वगैरह सब वहीं रखा था। यहाँ से दादी निकली, दादी घर पे गई, दादी का फोन आया कि मुमताज तो बेसमेंट में खेलने लग रही है। मतलब 8-10 किलोमीटर बच्ची आई कैसे, पहुंची कैसे, कुछ भी नहीं पता। हैरानी वाला सवाल उठ गया। इन्होंने क्या करा, इनके पापा जो थे मुमताज के, बोले कि मेरे को सीसीटीवी चेक करना है। किसी पड़ोसी के वहां गए जहां पर सीसीटीवी लगा हुआ था। तो सीसीटीवी में देखा 5-5:30 बजे एक 7-8 फीट की एंटिटी जो मुमताज को हाथ में कैरी करके जा रही थी। बट वो एंटिटी इस तरीके से नहीं दिखी कि उसका रूप दिख रहा हो, हल्का फुल्का सा कुछ जैसे येलोइश, कुछ जैसे आग, धुंधलाहट। यस धुंधलाहट, और रेडिश येलोइश जैसे कुछ लाइटनिंग से निकल रही है। ये देखकर इस चीज को हैरान हो गए कि भाई ये हुआ क्या, ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, ये सीधा वहां पर गए अपने दादी वाले वहां पे, और इन्होंने एक मौलाना को कांटेक्ट करा। मौलाना को बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे हो रहा है। तो मौलाना ने बताया कि यार आपके यहाँ पे दिक्कत तो है, लेकिन आप कोशिश करो कि आप ना, जो हैदराबाद में इनका घर है जहाँ इनके दादा रहते हैं, कि आप थोड़े टाइम वहां निकल जाओ, कोशिश करो वहां चले जाओ, यहाँ पे आप मत रहो। अगर आप यहाँ रहोगे तो आपको दिक्कत ही दिक्कत होगी। तो उस शायद मौलाना को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी चीज़ों के बारे में, या फिर वो नहीं बता पाए। तो इन्होंने क्या करा, सोचे कि हैदराबाद में दादाजी की भी तबीयत कभी कभार खराब हो जाती है, तो हम एक आउटिंग करके आते हैं हैदराबाद। अब जब भी ये हैदराबाद का प्लान करते हैं, या तो इनका पासपोर्ट खो जाए, या घर में से पैसे गायब हो जाएं, या फिर इनके कपड़े चोरी हो जाएं, या फिर कपड़े गायब हो जाएं, कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता था। एक दिन क्या हुआ, जा ही नहीं पा रहे थे। ये नहीं जा पा रहे थे। एक दिन दादाजी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मुमताज के पापा ने क्या करा, सबके तत्काल में पासपोर्ट बनवाए और पूरा कर लिया कि भाई हमें यहाँ से निकलना है। निकल के सीधा दादाजी के यहाँ पे पहुंच गए, हैदराबाद में। हैदराबाद में। अब दादाजी के जब यहाँ पर पहुंचे तो वहां पर भी ऐसा हुआ करता था कि मुमताज पता नहीं किसके साथ खेल रही है, किससे बात कर रही है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो इन्हीं के यहाँ पर इनकी मौसी थी जो हाफिज का काम किया करती थी, बहुत पवित्र, जो चीजें पढ़ती थी बता देती थी। तो एक दिन वो नमाज पढ़ रही थी, उनके होने की वजह से घर में पवित्रता बहुत ज्यादा रहती थी। तो मौसी आ रखी थी, वो नमाज पढ़ रही थी। उन्हें नमाज पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा जैसे कोई आया और पीछे से कोई बहुत तेज भागा। तो उन्होंने इस चीज को भाई ऑब्जर्व करा कि यार कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। फिर ये इन्होंने क्या करा, कि हाफिज थी इनके साथ, ये सब कुछ होता रहता था क्योंकि नेगेटिविटी इन्हें दिखती रहती थी। फिर ये ना मुमताज पर नजर रखना शुरू करती है जो मौसी थी, और वो देखती है कि मुमताज जो 1-1.5 साल की बच्ची है वो बालकनी से नीचे देखती रहती है और पता नहीं हंसती रहती है जैसे कोई नीचे से बुला रहा है। ये बहुत बार ऐसा हुआ मुमताज के साथ कि बार बार उसको बालकनी के पास से हटाते थे कि भाई बालकनी है और कहीं बच्ची बीच में से सर ना निकाल ले, फंस ना जाए। लेकिन मुमताज हमेशा बालकनी से देख के नीचे हंसती रहती थी। जब वहां पर इस चीज के किस्से होने शुरू हो गए कि मुमताज पता नहीं किससे बात कर रही है, और फिर स्लीप पैरालिसिस होने लग गए जो मुमताज की मम्मी है उनके साथ। अब इनका शक तो जायज है कि कहाँ पे जाना है, जो इनके घर में नहीं रहा उसी पर शक जाएगा। तो ये हमेशा ये सोच रहे थे यार ताई जी लेने आई है, कुछ ऐसा है। तो फिर ये क्या करते हैं, हैदराबाद से फिर दोबारा एक मौलाना को बुलाते हैं। वो मौलाना थे काफी पहुंचे हुए। वो मौलाना आते हैं, हालांकि इनकी दादी वही है अभी सऊदी में, दादी नहीं आई है, ये सब आए हैं यहाँ पे दादा की तबीयत देखने। तो इनको मौलाना आते हैं और मौलाना से पूछते हैं कि भाई हमें बताओ अच्छा, क्या। दादी सऊदी ही रहती हैं, दादाजी यहाँ रहते यस, दादाजी हैदराबाद वाले घर को संभाल रहे थे।
तो जब ये यहाँ पे आते हैं तो पूछते हैं मौलाना से कि क्या हुआ, तो मौलाना इनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें बताता है जो इनके लिए इतनी ज़्यादा नई थी। मौलाना ने बताया कि एक्चुअली में आपके हैदराबाद वाले घर में ना मुझे जिन के बच्चे दिख रहे हैं, जिन के बच्चे, और अब जो जिनका परिवार है वो पूरा यहाँ पे आ चुका है और वो मुमताज़ को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। कहाँ? अपनी दुनिया में। तो सारे हैरान हो गए कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुआ, क्या हो रहा है। तो मौलाना बताते कि जो आपका सऊदी वाला घर है ना, उस बेसमेंट में पूरा जिनका एक परिवार रहता था। जब तक ताई जी थी तब तक तो सब कुछ ठीक था, क्योंकि उनका ऑरा अच्छा था, वो हमेशा इस लड़की को अपने पास रखते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि खेलती खेलती उस बेसमेंट में चली गई बच्ची, क्रॉल करती करती जैसे भी गई, वहां पे जो जिन के बच्चे थे वो इससे खेलने लगे और उन जिन के बच्चों को आदत लग गई इसके साथ खेलने की। तो ये क्या हुआ, जब भी ये सोती थी जिन उठा के इन्हें बेसमेंट में ले आते थे, बच्चों के साथ खेलते थे। अब तुम इसे हैदराबाद लेके आ गए तो वो पूरा परिवार इसे लेने के लिए यहाँ पे आ रखा है। तो फिर कुछ होते हैं जो नॉन बिलीवर होते हैं, तो बोलते हैं कि जिन के आगे किसकी चलती है, अगर ऐसा था तो अभी तक लेके क्यों नहीं चले गए। तो वो बताते कि इनकी जो ताई गुजरी थी ना, वो इस बच्ची की हिफाजत कर रही है। वो जो ताई इस दुनिया में अब नहीं है, वो अपना बच्चा मानती है इसे, और वो उन जिनों से लड़ रही है। एक माँ की तरह वो अभी भी रक्षा करती आ रही है, इसलिए आपकी बच्ची बची हुई है, वरना आपकी बच्ची को जिनका परिवार अपने साथ कब का सम्मिलित कर लेता। तो फिर वहां जो मौलाना आए थे उन्होंने एक चीज बोल दी कि अगर आप इस बच्ची को बचाना चाहते हो तो इसको कभी सऊदी नहीं जाने देना आपको, ये यहीं रहेगी, इस घर को मैं पूरा कील दूंगा, उन जिनों को वापस भेजा जाएगा, उसके बाद ये पूरा परिवार नॉर्मल हो जाएगा। फिर इसी तरीके से वहां पे पूरी क्रिया हुई, सब कुछ हुआ। अब जो मुमताज है वो काफी बड़ी हो गई है, लेकिन उसने आज भी यही बोला है कि वो अपनी ताई माँ को फील कर पाती है, आज भी वो सुरक्षित है उनकी देखरेख में, और वो ताई माँ जो है आज भी उनकी रक्षा कर रही है। तो यहाँ से बस एक चीज निकल के आती है कि हर आत्मा बुरी नहीं होती। हर आत्मा बुरी नहीं होती, करेक्ट। और बड़ी प्यारी कहानी है ये, बड़ी अच्छी कहानी है। मेरे पास जब आई तो मैंने जब आखिरी में सुना कि वो ताई मम्मा करके बात करी थी, पहले मैं सोचा यार कि ये विलेन का रोल तो उन्हीं का दिख रहा है, लेकिन जब आखिरी में मौलाना ने बताया कि भाई वो तो अभी भी उनकी रक्षा कर रही है और वही है, तो ये कितनी एक अजीब सी चीज है कि मतलब इस दुनिया में ना होके भी माँ की तरह रक्षा करना और परिवार को भी ठेस ना पहुंचाना, कि मेरी बच्ची है, मैं इस दुनिया में हूं नहीं हूं, लेकिन रक्षा तो मैं करूंगी उसकी। ब्यूटीफुल बात है, कितनी अच्छी बात है, कमाल है यार ये। ऐसे ही मतलब मुझे पता है मेरे दादाजी ने मुझे एक किस्सा शेयर किया था, अब तो नहीं रहे वो इस दुनिया में, बट दादाजी के टाइम पे, बहुत पुराने टाइम पे, तो ऐसा होता था कि फैमिली में बच्चे इधर से उधर होते थे रख संभालने के लिए। तो मेरे दादाजी वो एक बच्चे थे जो जो पैदा अलग जगह हुए हैं और उन्हें संभाला उनके भाइयों ने है। तो बट उन्हें दोनों घर से प्यार मिला है और बहुत प्यार मिला है, तो वो बहुत एक अपने आप में बड़ी खूबसूरत बात लगती है मुझे। इसमें एक चीज जो मैं बताना भूल गया, इन्होंने अपनी दादी को फोन करा कि दादी ऐसा ऐसा है, हाँ, जिन वही है बेसमेंट में, देखना राशन भी खा रहे हैं, आ जाओ यहाँ आ जाओ। दादी बोली बेटा मैं इन सब चीजों पर भरोसा नहीं करती, मैंने अपने पैसा लगा के सब कुछ बनाया है, तुम्हें जब मन करे तुम वापिस आ जाना, जब मन करे जितना देर तुम्हें हैदराबाद में रहना है रहो, क्योंकि तुम्हें अब मिल गया तुम्हारा माहौल, तो मैं नहीं आ रही। तो आज भी इनकी दादी वहां सऊदी में ही रह रही है। ये तो बहुत ही प्यारी कहानी हो गई अक्षय। तुम्हारी कहानियों के पिटारे में इतनी डरावनी डरावनी कहानियां होती हैं जिसे लोग सुनकर मतलब ऐसे डर जाते हैं, तो ऐसी एक कहानी हो जाए। बिल्कुल भाई, आज मैं आपको एक ऐसे किस्सा सुनाता हूँ जहां पर इंसान को अपनी स्टेट छोड़नी पड़ गई, और मतलब हाथ जोड़ के बोला गया कि भाई तुम इस जगह से चले जाओ, अगर नहीं गए तो पूरा गांव पछताएगा। अच्छा, ये पूरा किस्सा है दार्जिलिंग का। और हाँ, दार्जिलिंग का किस्सा है। यस, दार्जिलिंग आप समझ रहे हो, काफी अलग जगह हम जाने वाले हैं। अक्सर हम दिल्ली राजस्थान वगैरह की बात करते हैं, लेकिन दार्जिलिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी जो सब्सक्राइबर है बताने वाली, उन्होंने इस चीज को मेंशन किया कि सर आगे बढ़ने से पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दार्जिलिंग दिन में जितना प्यारा दिखता है ना, रात को उतना ही खौफनाक है। मतलब उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे छलावे अक्सर दिखते रहते हैं जो लोगों को आवाज दे देते हैं। हमारे यहाँ पे खैर उन्होंने ये बताया कि दार्जिलिंग में लोगों को ना बहुत आदत हो गई इस चीज की। हाँ, डाउ हिल है, बड़ी सारी स्कूल है, एक बोर्डिंग स्कूल है, तो काफी सारी चीजें तो बड़ी फेमस भी है दार्जिलिंग। बिल्कुल। तो इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर ना इन सब चीजों को आज भी अर्बन लेजेंड्स वगैरह इजीली दिख जाते हैं, जैसे छलावे हो गए, अलग अलग
जैसे हम कुछ ऐसी चुड़ैलों के बारे में बात करते हैं जो हाथों पे चलती हैं, पैरों पे नहीं चलती, तो हमारे वहाँ अक्सर ऐसा दिखता है। लेकिन उन्होंने बताया कि 2014 की बात है, सॉरी 2016 की बात है, जब ये 14 साल की थी। तो इनके सामने ऐसा जो हुआ, पूरा किस्सा इनके सामने हुआ और आज तक वो चलता आ रहा है भाई। बहुत खतरनाक किस्सा है, मैं जनता को बताना चाहूँगा कि पेटियाँ थाम ले अपनी। इन्होंने बताया कि जब ये 14 साल की थी, 2016 की बात है, तो इनकी परवरिश हुई और ये अपने मामा के घर के पास ही रहा करती थी अपने मम्मी-पापा के साथ। तो जो सबसे बड़े वाले इनके मामा थे, उनके सबसे बड़े लड़के के साथ ये हादसा हुआ। उस टाइम पर दिवाली का टाइम था दार्जिलिंग में और इन कुछ फ़ोटोज़ भी इन्होंने दिया एज़ अ प्रूफ़, हम लगा देंगे उसे। तो इन्होंने बताया कि हमारे वहाँ पर एक प्रथा है, बहुत बड़ा झूला बनता है और हमारे ही जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो फैमिली में बड़े लड़के हैं, सब मिला के दिवाली के टाइम पे वो झूला बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर झूला झूलना होता है। और बहुत सारी अलग-अलग प्रथाएँ हैं जो पहली बार मैंने सुना वहाँ पर, कि वो लोग अलग तरीके से दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, बैंड प्रैक्टिस होती है, वहाँ पर छोटा-मोटा फंक्शन भी होता है। हालाँकि जैसे यहाँ रावण दहन हो जाता है पूरा का पूरा। तो इन्होंने बताया कि सबसे बड़े वाले जो मामा थे, उनके सबसे बड़े वाले लड़के जो थे, उन्होंने इस चीज़ का ज़िम्मा उठाया कि मैं जो है झूला बनवाऊँगा और बैंड प्रैक्टिस होगी, हम नाचना-गाना करेंगे सब कुछ। लेकिन ये दिवाली इनके लिए बहुत काली पड़ी भाई। दार्जिलिंग में जब इस सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हो रही थी, सबसे बड़े वाले मामा जो थे वो झूले को बनवाने के लिए जाते हैं। अब झूले की फ़ोटो मैं आपको दिखाऊँगा ऑफ स्क्रीन। वो झूला कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि बहुत बड़े कोकोनट के 2 पेड़ हैं, उसके बीच में उस झूले को बना रखा है। मतलब वो, मैं तो अगर सच बताऊँ तो हम दिल्ली वाले तो ऐसे झूले पे बैठेंगे भी नहीं। वो एक अलग ही, जैसे एडवेंचर पार्क में होते हैं, वो वैसा झूला है। हुआ क्या, जब इनके मामा के लड़के जो थे, वो सबसे ऊपर चढ़े, उसका नाम हम सूरज रख लेते हैं। सूरज जो था वो सबसे ऊपर चढ़ता है कोकोनट के पेड़ पे और वहाँ पर झूले की सारी चीज़ें बना रहा होता है, त रस्सी वगैरह बाँध रहा होता है। तब अचानक से क्या हुआ, उसकी आँखें ब्लर होती चली गई और वो उस पेड़ से सीधा नीचे आके गिरा। ये पहली बार ऐसा हुआ था जब पूरा जो वहाँ पर जितने भी ऑडियंस थी, देखने वाले खड़े थे, वो डर गए पूरी तरीके से कि लड़का इतनी ऊपर से गिरा है, कहीं इसको अच्छी खासी चोट तो नहीं लगी। तो उसे उठाया गया, उससे पूछा तो उसको भगवान की दया से, क्योंकि वहाँ की मिट्टी, पेड़, घासें बहुत अच्छी हैं, तो उसको चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन डैमेज तो काफ़ी हो ही गया था। इतनी ज़्यादा चोटें नहीं थी, लेकिन अंदरूनी जो होती है ना चीज़ें, वो काफ़ी थी। वो बता रहा था मेरा दर्द हो रहा है, तो उससे पूछा गया क्या हुआ? उसने बताया कि बस पता नहीं मेरी आँखों के आगे अंधेरा सा आ गया और मैं ऊपर से कब गिरा, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, एक चीज़ कि वो चढ़ने में ना बहुत अच्छा था। पेड़ पे चढ़ने इनकी शुरू से प्रैक्टिस रही है, दिवाली के टाइम पे झूले और जो ऐसी जगह पर जिनका बच्चों का परवरिश हुई है, वो पेड़ों पे चढ़ना जानते हैं, भागना जानते हैं, इनको पहाड़ों पे भी थकान नहीं होती। तो ये चीज़ बहुत अचंभे वाली थी कि हुआ क्या? फिर भी गाँव वालों के सामने ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को अवॉइड कर दिया। अब जब उस जगह को रोक दिया गया कि यार आज ये अनहोनी हो गई, तो एक काम करते हैं, झूला कल से देखेंगे, हम बैंड प्रैक्टिस में चलते हैं। तो जो बैंड प्रैक्टिस वाली जगह थी, वो सूरज के घर से कम 4-5 किलोमीटर दूर थी और बैंड प्रैक्टिस करते-करते कब इन्हें शाम हो गई, इन्हें पता नहीं चला। वहाँ पर एक ऑडिटोरियम था छोटा-सा, वहाँ पर सारे लड़के प्रैक्टिस कर रहे थे। तो सूरज सबको ये बोलते कि भाई मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है और पैदल मुझे जाना है। तो 2-3 लड़के और भी बोलते कि भाई हमें भी जाना है उस तरफ, हम भी तेरे साथ चल लेंगे। तो सूरज ने उन्हें बोला, भाई मेरी कमर पे काफ़ी चोट लगी है, मुझे आराम की ज़रूरत है, तुम इस चीज़ को समझो, तुम लोग कंटिन्यू करो, तुम जब आओगे तो आ जाना, मैं निकलता हूँ। अब जब ये वापस आ रहे थे ना, 8 साढ़े 8 9 बजे का टाइम था और इस टाइम पे आप समझ सकते हो दार्जिलिंग जैसी जगह पर कैसा अंधेरा कोहराम होता होगा। तो जब ये वापस आ रहे थे, तो वापस आते-आते इनकी एक नज़र पड़ती है, एक लड़का जिसने ब्लैक हुडी पहनी हुई है, ब्लैक जीन्स पहनी हुई है और लड़के ने शूज़ पहने और वो बस चले जा रहा है। तो इन्हें लगा यार कि बैंड प्रैक्टिस में से कोई लड़का है जो आ गया और मुझे पता भी नहीं है, मैं इसके साथ चलता हूँ, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। तो ये आवाज़ मारते उसे कि भाई कौन हो? रुक जाओ, मैं साथ में चलता हूँ। तो वो लड़का पीछे पलट के नहीं देखा उसने। ये क्या करते हैं, अपने कदम ताल बढ़ाना शुरू करते हैं, उस लड़के से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, पर वो लड़का टेक ओवर करने ही नहीं दे रहा। ये और तेज़ चलने की कोशिश करते हैं, बीच में फिर एक ऐसा एरिया आ जाता है जहाँ पर घना जंगल होता है। ये क्या करते हैं, सूरज भागना शुरू करते हैं कि मैं देखूँ है कौन? और जैसे ही ये उसके आगे निकलते हैं, जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं, उस लड़के का फेस नहीं था, सिर्फ हुड्डी थी, वो अंदर कुछ था ही नहीं। ये देखने के बाद सूरज वहाँ पे बेहोश हो गए। घर वाले सोच रहे कि बैंड प्रैक्टिस में होगा, बैंड वाले लड़के सोच रहे घर पहुँच गया होगा। तो जब वो जो 2 लड़के थे उस रास्ते से जाने वाले थे, वो चले वहाँ से, तो उन्होंने देखा बीच में, अबे यार सूरज तो बेहोश पड़ा हुआ है, कि मतलब इसको बहुत, उन्होंने कनेक्ट करा उस चीज़ से कि वो पेड़ से गिर गया था।
कि बहुत बुरी तरीके से लगी हुई चोट। इन्होंने उठाने की कोशिश की, सूरज उठ उठ उठ, पानी नहीं था, कुछ भी आसपास वो चीज नहीं थी जिससे उठाया जाए। तो ये क्या करते हैं, एक लड़का वहीं रुकता है और दूसरा लड़का जाता है बैंड वाले लड़कों के पास, ऐसे ऐसे सूरज जो है बेहोश हो गया, चलो उसे घर तक पहुंचाने। भाई ये आते हैं लड़के, और लड़के जो थे हैवी थे अच्छे खासे, उन्होंने इसे उठाया, घर तक लेके आए। जैसे ये घर पहुंचे हैं, इनकी बस आंख खुली है सूरज की, और ऐसा लग रहा था इनके अंदर कोई दूसरी चीज प्रवेश कर चुकी है। इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। तो इनके यहाँ पर अक्सर ये चीजें होती रहती हैं। तो इनको डर से ज्यादा ये था कि इसके अंदर आया क्या है, ये पता चल जाए बस। लड़के जो थे उन्होंने क्या करा, इसके किसी ने हाथ पकड़ लिए, किसी ने पैर पकड़ लिए। वो जो बैंड वाले लड़के थे घर तक छोड़ने आए थे, तो धीरे धीरे पूछना शुरू करा क्या हुआ है क्या हुआ है। तो इनको लगा कि शायद जब सूरज दिन में गिरा था उसके दिमाग में कुछ चोट लग गई। तो एक लड़के ने क्या करा, एक चाटा मारा और बोला कि एक्टिंग मत कर, तू है कौन, क्या चाहता है, क्या है तू, क्या क्यों एक्टिंग कर रहा है, सच सच बता दे क्या है। सूरज ने क्या करा, जिस हाथ से चाटा मारा था वही पकड़ के उसे चबाना शुरू कर दिया उस हाथ को। उस लड़के ने अपना हाथ खींचा, और ये जब चीजें होने लगी तो भाई घर में जितने भी थे मम्मी पापा वो भागे भागे आए, क्या हुआ, बताया कि ऐसे ऐसे ये बेहोश मिला, उससे पहले पेड़ पे से गिर गया था, अब ये इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो हाथ चबाने वाली चीज को देख के समझ में आ गया, लेकिन फिर भी लग रहा था यार कि जो गांव के होते हैं ना, इकट्ठे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा उसकी भी फोटो दी हुई है उन्होंने मुझे, तो मैं दिखाऊंगा। जब पूजा हुई थी तो गांव वाले इकट्ठे हुए थे और बहुत बड़ा एक चीज चली थी वहां पे। तो सूरज को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सूरज की जो मम्मी थी वो पूजा पाठ में थी, उन्होंने क्या करा, हनुमान चालीसा चला दी, अपनी माँ की पूजा पाठ शुरू कर दिया। कुछ लड़के थे उन्होंने भी पूजा पाठ करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का नहीं होश में आया। धीरे धीरे करके थोड़ा सा वक्त बीता, उसके बाद क्या हुआ, सूरज चिल्लाता 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 बेहोश हो गया। चलो ठीक है, ये वक्त भी गुजरा। थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद अब इन सब चीजों में क्या हो रहा था, जो बताने वाली हमारे सब्सक्राइबर है उनका घर मुश्किल से होगा 100-200 मीटर दूर। तो वो भी इन सब चीजों को सुन पा रही थी कि क्या हो रहा है, भैया को क्या हो गया, लेकिन फिर भी उन्हें पता था यार ये तो गाँव की आम बात है कि किसी के अंदर कुछ भी आ जाता है। तो इन्हें लगा सूरज अब जब उठेगा तो वो ठीक उठेगा। थोड़ी देर में सूरज फिर होश में आते हैं, तो उसने पूछना शुरू करा कि मुझे क्या हुआ था। तो बताया कि तू तो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जैसे ही सूरज ने ये सुना ना, बस उसने गर्दन ऊपर करी, सीधा गर्दन नीचे आई, और उसकी जो आंखें थी काली वो पूरी पलट के व्हाइट हो गई। और फिर दोबारा उसने चिल्लाना शुरू करा कि मैंने बोला था ना मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाने को दे दो वरना मैं किसी को चबा जाऊंगा, मैं तुम में किसी को चबा जाऊंगा। अब दोस्त वहां पे फिर दोबारा ये हो गया, भाई यार अभी तो ये ठीक हुआ था, फिर पता नहीं क्या हुआ। तो इनकी मम्मी ये देख के घबराना शुरू हो गई कि यार कोई छोटी मोटी चीज होती है तो वो आती है, शरीर पकड़ती है, चली जाती है। ये तो भाई कुछ अलग ही किस्सा हो गया कि शरीर छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। फिर दोबारा वही सब कुछ शुरू। फिर दोबारा इन्होंने पूजा पाठ करना शुरू करा। तो इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि कुछ दूरी पे ही एक बाबा रहते हैं, उनसे हमें बात करनी चाहिए। अच्छा वो बाबा नहीं थे, एक तांत्रिक थे जिनकी उम्र काफी कम थी, 24 25 26 कराए होंगे, जो साधना किसी से सीख रहे थे। उन्हें बुलाया गया। तो उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी कोशिश करी कि कुछ ठीक करने की कोशिश करी जाए, कुछ हो, लेकिन वो समझ गए भाई कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, इसे ना मंदिर में बांध के थोड़ी देर बैठा दो और अपनी चीजें चलते रहने दो, गाँव के जितने भी लोग हो वो पूजा पाठ करो, जो भी हो सकता है। इसको कोशिश करो कि इसे मंदिर में रखना, अभी बाहर मत आने देना। और वो वजन इतना हो गया उसका कि कोई कोशिश भी कर रहा है तो आधे तो डर रहे हैं, क्योंकि वो चबाने वाला जो सीन हुआ था उसके बाद ऐसा लग रहा था कि हाथ की जगह किसी का गला पकड़ में आ गया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ये चीजें बहुत डार्क होती गई क्योंकि रात बढ़ रही थी। धीरे धीरे 12 बज गए, 12:30 बज गए, और वहां पे जो आए थे वो इतने दिग्गज खिलाड़ी नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि यार पता नहीं कंट्रोल होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा। वो अपनी तरफ से अपनी क्रियाएं कर रहे थे। किस्मत की बात थी कि ये बेहोश हो गए। बेहोश हुए तो वो जो आए थे पंडित, कुछ छोटी उम्र के, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा, अब मेरे को जाना चाहिए, आप चिंता मत करो, सुबह तक ही ठीक हो जाएगा। ये लोग चले गए। सारे घर वाले बैठे रहे, देखते रहे सूरज को, क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है। ये पूरी रात नहीं उठा, अपने सुकून की नींद सोता रहा। अब इसके अंदर कौन था क्या था किसी को भी नहीं मालूम। फिर इन्हें यही लगा कि कोई चीज आई थी, निकल के चली गई होगी। सुबह हो गई, सुबह ये उठा, इससे पूछा गया क्या हुआ था, तुझे कुछ याद है। बोला मुझे बस इतना याद है कि मैं वहां से निकला था बैंड वाली जगह छोड़ के। और फिर इसने बताया मुझे बस जो लास्ट याद है कि मैंने किसी को देखने की कोशिश करी, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं याद। ये बोला, उसने खाना वाना खाया। आज इसने खाना कुछ ज्यादा ही खाया था।
शाम हो गई, फिर दोबारा बात चली कि ऐसे-ऐसे झूला बनाना है, तो इस तक किसी ने खबर नहीं आने दी कि भाई इसकी तबीयत ठीक नहीं है, कल की तरह गिरेगा तो गर्दन के बल गिर सकता है, कुछ हो सकता है, तो इन्होंने उस चीज़ को छुपा दिया। फिर बैंड प्रैक्टिस की बात हुई, तो फिर ये बैंड प्रैक्टिस के लिए निकला अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ निकला और जिस जगह पर ये बेहोश हुआ था, वहीं पे जाके फिर दोबारा इसे किसी चीज़ ने घेर लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ गई। वहाँ पे जाके इसने फिर दोबारा चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैं आया हूँ, इसे लेके जाऊँगा, मैं आया हूँ, इसे लेके जाऊँगा, कोई मेरे बीच में मत आओ। किसी के गाँव वाले को चपेट में ले लूँगा, खा जाऊँगा, मार दूँगा। दोस्त हो गए बहुत ज़्यादा परेशान। वो बड़ी मुश्किल से पकड़-पकड़ के लेके आए। कुछ लड़के थे जो पहले घर की तरफ भागे कि फिर दोबारा उसको दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, जो सिचुएशन थी वो इतनी डार्क हो चुकी थी कि इसने क्या करा, पूरा जहाँ घर पे जहाँ भी बंद करे ना, पूरा कमरा तहस-तहस कर दिया, सामान दे-दे के मारना शुरू कर दिया। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कर दी कि वहाँ पे जितने भी बच्चे थे वो भाग गए अपने घरों में। इनकी जो बहन थी जो 14 साल की है, वो भी बाहर नहीं निकली। बहुत बुरी तरीके से डर गई थी क्योंकि जो आवाज़ थी वो 2 तरीके की निकल रही थी। उसकी खुद की भी आवाज़ थी, उसके ऊपर कोई और भी आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था कि आवाज़ पता नहीं इतनी ज़्यादा कैसे आ रही है। ये वक़्त ऐसा था कि अंधेरा बढ़ता जा रहा है, करने वाला कौन है? तो फिर दोबारा उनको बताया गया, वो जो छोटी उम्र के थे, वो आए। उन्होंने सूरज को देखा और साफ बता दिया, भाई ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। मुझे अपने बड़े वाले गुरुजी को बुलाना पड़ेगा और उनको आने में कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। अब इन्हें शांत कैसे करना है ये नहीं पता। और वहाँ पे जो सूरज था वो चिल्ला रहा है पागलों की तरह कि मुझे खाने को दो, मांस चाहिए, मीट चाहिए, ये चाहिए, और मेरे आगे पीछे कोई आएगा तो उसे खत्म कर दूंगा, मुझे इसे लेके जाना है। उस लड़के को बंद रखा, घर में पूजा पाठ चलती रही। अब क्या हुआ, वो लड़का जो ना बिल्कुल शांत होकर कोने में बैठ गया। सूरज, एक होता है ना कि आपको दिलचस्पी होती है यार, हो क्या रहा है, खोल के देखें। वो एक पूरा पैतरा बना रखा था, उसने खोलते कूदूंगा मैं। तो वहां जो पंडित थे वो बोले कि इसे रहने दो, ये छलावा कर रहे हैं। तब तक इनके बड़े गुरुजी आते हैं। बड़े गुरुजी घर में घुसते ही सीधा एक ऐसी बात बोल देते हैं जो इनके लिए इतनी ज्यादा सरप्राइजिंग होती है। वो जो बड़े गुरुजी आते बोलते हैं कि वो जो लड़का है ना, उसमें कोई आत्मा नहीं है। मतलब आत्मा नहीं है, मतलब कोई भूत प्रेत नहीं है, भ्रम राक्षस नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो वो जो गुरुजी थे वो उस गांव के थे नहीं। लेकिन जैसे ही गुरुजी आते हैं सीधा आके बोल देते हैं, अरे यार तुम्हारे यहाँ तो आत्माएं भी बहुत हैं। मतलब वो पूरा गांव इतना नेगेटिव था दार्जिलिंग का वो गांव, कि उस गांव में कम से कम नहीं तो पता नहीं कितनी 100 आत्माएं घूम रही थी। तो वो गुरुजी इधर उधर देखते रहते पहले तो कि यार इतना मनहूस गांव तो मैंने बहुत कम जगह पे देखा है, कि तुम्हारे इस लड़के के अंदर जो आत्मा आ रखी है वो कोई आम आत्मा नहीं है, इसे निकालने में बहुत दिक्कत होगी। तो सब पूछने लगे कि ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, आप ये तो बताओ। तो उन्होंने बताया कि इस गांव में ना, अब ये मेरे को सब्सक्राइबर ने भी बताया कि अक्षय भाई जो बताया वो सच था। इस गांव में 1 साल पहले एक औरत को प्री मैच्योर बेबी हुआ था। वो बच्चा जब पैदा हुआ था तो उसका ना पूरी बॉडी ऐसी फटी सी हुई थी कि पहले तो माँ खत्म हो गई डिलीवरी के टाइम पे, और फिर वो जो बच्चा हुआ था वो बच्चा खत्म हो गया। अब वो जो बच्चा था ना प्री मैच्योर 6-7 महीने का पैदा हुआ था, और उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई साक्षात शैतान पैदा हुआ है। और एक जो खासियत थी, वो जो प्री मैच्योर बेबी पैदा हुआ था ना, वो बिना गर्दन के पैदा हुआ था। मतलब जब वो पैदा हुआ था बस उसके हाथ पैर हिल रहे थे कि कोई तड़पती हुई चीज पैदा हुई, या वो गर्दन बच्चे की अंदर टूट गई माँ की, जिसकी वजह से माँ मर गई इन्फेक्शन की वजह से। अच्छा, गर्दन मतलब पूरा चेहरा पूरा ये चीज निकल गई उसकी। और वो जब बच्चा पैदा हुआ तो वो कुछ देर तक तड़पा और उसके बाद वो खत्म हो गया। तो बताया कि वो जो गुरुजी हैं कि यार वो बच्चा बड़ा हो गया और वो बच्चा कहीं निकल रहा था, वो उसे वैसे भी अपना कोई दोस्त चाहिए था, इसने उसे टोक दिया। वो जो जा रहा था ब्लैक हुडी में, इसने उसे टोक दिया, तो ये उसके अंदर आ रहा है। अब इसने यहाँ से ये बताया गुरुजी ने, और अंदर से हंसने की आवाजें आ गई कि जब अब बता ही दिया है तो पता है ना तुझे, मैं नहीं जाऊंगा। मैं इसी चीज के इंतजार में था कि मुझे मेरा कोई दोस्त मिल जाए, मुझे बस कोई टोक दे, इसने टोक दिया, अब मैं इसे लेके जाऊंगा। ये सुनने के बाद इनकी मम्मी रोना शुरू कर देती है, और ये सुनने के बाद पूरा गांव हैरान हो जाता है कि भाई अब क्या होगा। क्योंकि गुरुजी ने बोला कि ये सिर्फ इसी के ऊपर नहीं रहेगा, ये एक एक करके सबको लेके जाएगा, बच्चों को, इसे बच्चे चाहिए जो इसके साथ खेल सके, उठ सके, बैठ सके, ये पूरा अपना एक अच्छा खासा ग्रुप बनाएगा। अब ये बताने के बाद सारे घबरा गए कि यार ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो गुरुजी बताते हैं कि एक बहुत बड़ी पूजा करनी पड़ेगी। उस पूजा के लिए सारा सामान बताया गया कि मुझे इतने लौंग चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, सारा सामान चाहिए। फिर गुरुजी ने क्या करा, वहां पर एक अच्छा खासा पहले तो कढ़ाई लगाई, जिसमें खूब बढ़िया तेल उबालना शुरू करा, और ये बोलना शुरू करा कि अब तुम्हारा पूरा गांव साफ होगा, मतलब तुम्हारे गांव में से सारी एंटिटीज को हम निकालेंगे।
सारी एंटिटीज को, क्योंकि धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, वो जो लड़का है, जो प्रीमेच्योर बेबी की आत्मा है, वो सारी आत्माओं को बुला के इसी के शरीर के अंदर डालना शुरू कर रही है कि यहाँ से कोई घूम रहा है, तू भी आ जा, तू भी आ जा। मतलब इसको एक पोर्टल बना दिया कि धीरे धीरे सब इसके अंदर आ रहे हैं। तो गुरुजी बोलते कि बहुत कम टाइम है, ये चीजें हमें चाहिए। तो उसमें कुछ नॉन वेज की चीजें ही बताई, कुछ वेज की चीजें ही बताई। गांव वालों की अब ये दिक्कत थी कि वहाँ मार्केट 6-7 बजे क्लोज हो जाते हैं, तो गांव के आसपास जितनी दुकानें थी खटखटवाया, निकलवाया, जबरदस्ती चिकन कटवाया, जो भी चीजें थी बलि के लिए जो चीजें चाहिए थी वो उठाई, सारी चीजें लेके आए। तो गुरुजी ने पकड़ी मशाल और वहां पर कम से कम 6-7 लड़कों को पकड़ा और बोला मेरे पीछे पीछे आ जाओ। गुरुजी ने अपने हाथ में कपड़ा पकड़ा हुआ था, वो पेड़ पे बांधते जा रहे थे। उन्होंने ये बोला था जब तक ये कपड़े यहाँ रहेंगे ना, तुम्हारा गांव सुरक्षित रहेगा। वो कपड़े बांधते और उनके मुंह से एक आवाज आती, ओ ओ ओ। मतलब जैसे ही वो कपड़े बांधते ना, कोई एंटिटी उन्हें हिट करती। कपड़ा बांधा, एंटिटी हिट करती। तो वो एक्चुअली हो क्या रहा था, वो जैसी एंटिटी आती थी वो उसे पकड़ लेते थे। कपड़ा बांधा, एंटिटी पकड़ी, कपड़ा बांधा, एंटिटी पकड़ी। कपड़ा बांधने के बाद वो सीधा आए और उन्होंने क्या करा, जो जितनी भी आत्माएं थी उनके हिसाब से उन्होंने हाथ में लौंग पकड़ी, मंत्र पढ़े और सीधा तेल में डाल दिए। और उन्होंने एक बात बोल दी, जो लड़का था सूरज, कि इसे यहाँ से रवाना कर दो। अगर ये यहाँ पे रहा तो इसकी बॉडी एक खुली किताब बन गई है। अगर ये यहाँ पे रहा तो ये काफी टाइम तक रहने वाला नहीं है, मुश्किल से 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा। वहां पर सारी आत्माओं को लौंग के बेसिस पे जला दिया, मुक्ति दे दी गई, जो भी बोल सकते हैं हम। और ये बोल के चले गए कि अभी मैंने इसमें से सब कुछ सही कर दिया है, इसे सुबह ही यहाँ से भेज देना। आप किसी को बोल दो ये चीज, वो तो समझ जाएगा, लेकिन जो जाने वाला है, सूरज उठा सुबह बिल्कुल सही था। उसे बोला गया कि भाई तू चला जाए यहाँ से, ऐसे ऐसे तेरे अंदर ये हुआ था वो हुआ था। वो बोला मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी, मेरा मेरा पढ़ना लिखना, मेरे दोस्त, मेरा सब कुछ, मेरे माँ बाप, सब कुछ ही है, मैं कैसे छोड़ के चला रहा हूँ। वो नहीं माना। शाम तक सब कुछ ठीक रहा, फिर दोबारा उसके अंदर आत्माएं आनी शुरू हो गई कि मना करा था इसे यहाँ पे रोकने के लिए। इसने क्या करा, अपना सर पकड़ के अपने वहां जो दीवार थी उसमें धड़ाक धड़ाक दे के मारना शुरू कर दिया, लेके जाएंगे, लेके जाएंगे, लेके जाएंगे, हमारे भाई तुमने वहां पे मार दिए। मतलब एंटिटीज के भी परिवार बने हुए थे, वो छोक दिए उसमें। कुछ एंटिटीज थी जो वहां पर नहीं थी, उन्हें पता चला कि ऐसे इस गाँव में हमारे भाइयों को भी सूली पे चढ़ा दिया। उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि हमने तो दिक्कत भी नहीं देनी थी इस गाँव को, हम तो गाँव की रक्षा के लिए रहते थे, फिर भी हमें जला दिया, हमारे भाइयों को जला दिया। फिर उन बाबा तक खबर पहुंची, वो आए, उन्होंने क्या करा, इस घर को कील दिया और सीधा बता दिया कि अगर आपने इसे नहीं भेजा तो ये ज्यादा टाइम तक रहेगा नहीं और ये पूरा गांव हो जाएगा, उजड़ जाएगा। सुबह होश में आया तो उसे दिखाया, देख तूने अपना क्या हाल करा है। अब समझ गया कि तूने नहीं करा ना। बोला मैंने तो नहीं करा। बोला कि तेरे को होश था जब ये सब कुछ हुआ। बोला मेरे को होश भी नहीं था। बोले निकल जाए इस गाँव से। उस गाँव से सूरज को भेज दिया गया। 8 साल 7 साल सूरज अपने गाँव से अलग रहा और इतना ही टाइम बताया था, 6-7 साल इसे बाहर रखना, फिर ये आ सकता है। ये कोलकाता में उस टाइम पर गया था, वापिस आता है दार्जिलिंग में। पहली ही रात थी जब सूरज आया, अपने परिवार वालों से मिला, अपनी मनपसंद की चीजें खाई, काफी टाइम बाद भाई बहनों से मिला, उस टाइम इनसे भी मिला, अपनी जो बहन है, कजन है। खुश था सूरज कि अपने परिवार के साथ वापिस आ गया। ये सोते हैं सूरज, और जब सुबह होती है ना तो सूरज घर में नहीं होते। घर वाले ढूंढना शुरू करते हैं गया कहाँ लड़का। और गांव में आपको पता है कि सुबह 4-5 बजे सब उठ जाते हैं। वहां पर गांव में हल्ला मच गया, सूरज कहाँ गया, सूरज कहाँ गया। सूरज सामने से चल के आ रहा होता है। इससे पूछते हैं भाई तू कहाँ था। बोला मेरी आंख खुली, मैं कब्रिस्तान में सो रहा था। इससे पूछा गया कि तू क्या क्या हुआ क्या तेरे साथ। बोला मुझे क्या पता, मैं तो सो रहा था, मेरी आंख खुली, मैं कब्रिस्तान में था। अब इस दौरान क्या हुआ, फिर उन बाबा जी को बुलाया गया जो गुरु जी थे। उन्होंने बोला मैं आज नहीं कल आऊंगा। बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के, कि आपको पता है एक रात में क्या क्या हो जाते हैं यहाँ पर। गुरु जी को रवाना करा गया जितनी जल्दी हो सके। वो आए, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि वो चीजें दोबारा यहीं पे एक्टिव हो रखी हैं, और एक्टिव होने का एक रीजन है। वो रीजन सुन के थोड़ा सा आप भी हंसोगे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे गांव के बच्चे इतने वो है ना, नटखट, बोलते एक तरीके से बदमाश, जहां जहां मैंने कपड़े बांधे थे सारे खोल दिए उन्होंने। तो वो जितनी भी एंटिटीज उन्होंने गांव में बांध रखी थी वो सारी एंटिटीज वापस आ गई हैं। जब बच्चे थे खेलते कूदते, 7 साल में बच्चों को क्या पता, आप कितनों को क्या समझाओगे बेटा ये मत खोलना वो मत खोलना। जिस पेड़ पे देखा कपड़ा वही खोल दिया, जिस पेड़ पे कपड़ा देखा वही खोल दिया। अब इस दौरान क्या हुआ, इनसे पूछा गया क्या करना है। बोले फिर दोबारा पूजा होगी, फिर दोबारा होगा। और इस बार मेरी उम्र तो ज्यादा और के 7-8 साल हो ही चुके थे।
उन्होंने बोला मैं अपने साथ कुछ शिष्य लेके आऊंगा, लेकिन मुझे ये सामान चाहिए। 3-4 घंटे में वो गए, 3-4 घंटे बाद आए, अपने साथ 6 शिष्य लेके आए। 6 लोगों को लेके आए और वहां पर ये बोला कि हर शिष्य के साथ 3 लड़के जाएंगे मशाल लेके। अब ये एक बहुत बड़ा महापूजा महायज्ञ होने वाला था। उन्होंने बताया कि ये आखिरी है जो मैं इस गाँव के लिए कर सकता हूँ। इसके बाद मैं इस गाँव के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी सारी शक्ति लगने वाली है। फिर दोबारा कढ़ाई लगाई, उसमें फिर दोबारा तेल पूरा गर्म करा, हर शिष्य के साथ 3 लड़के भेजे और हर शिष्य को ये बोला गया कि तुम जाओगे और जंगल से जितनी आत्माएं हो सके पकड़ के लेके आओ, और उस वाली को जरूर लेके आना जिसका धड़ नहीं है। जो वो थी, उसको जिसको पकड़ा था पहले और भगाया था। हर शिष्य गया, उन्होंने क्या करा, तेल में देखना शुरू करा, और गांव वाले वहीं खड़े हैं, कुछ जो नौजवान थे वो चले गए पीछे पीछे 3-3 करके। तो उन्होंने देखना शुरू करा कि चलो मेरे शिष्य ने 3 आत्माएं तो पकड़ ली, एक ने पकड़ ली, वो आने लग रहा है। गांव वालों को लगा हवाबाजी कर रहे, देखा सामने से सही में आ रहा है। एक हाथ में मशाल, एक हाथ में 3 रुमाल, और लेके सीधा उसमें तेल में डाल दिया। दूसरा शिष्य आ गया 3 आत्मा लेके, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, छठा गायब। जो 6 शिष्य लेके आए थे उसमें से जो 6th नंबर का था वो शिष्य गायब है। सारे परेशान हो गए। उनके साथ जो लड़के थे 3 वो भी गायब, कि कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। गुरुजी बस देखे जा रहे हैं। तो गांव वाले बोले कि गुरुजी आपका एक शिष्य तो फेल हो गया। तो गुरुजी ने दहाड़ते हुए बोला वो शिष्य फेल नहीं हुआ, वो शिष्य उसी आत्मा को पकड़ के लेके आ रहा है जिसका धड़ नहीं है। और वो अपने साथ 3-4 आत्माएं नहीं लेके आ रहा, 24 आत्माओं को पकड़ के लेके आ रहा है, इसलिए वो इतनी देर लगा रहा है। आत्माएं, वो बंदा आ रहा है, वो हो क्या रहा है, जो शिष्य आ रहा है हाथ में इतने सारे रुमाल पकड़ के गिरता आ रहा है, उठता आ रहा है, उसे संभालते लेके आ रहे हैं। तो गुरुजी को इस चीज पे एक वो नहीं होता गर्व है कि ये मेरा सबसे अच्छा शिष्य है, इसने उस आत्मा को ढूंढा और 24 आत्माओं को पकड़ के लेके आ रहा है, तो उस पर हमले हो रहे हैं बैक टू बैक। वो आया, उसने तेल में सारे रुमाल गिरे, फिर वहां पे क्रिया हुई। उसके बाद बताया गया कि भाई अब फाइनली सारी चीजें आपके गांव की ठीक होने वाली है। जैसी वो क्रिया वहां पे की, उसकी फोटो हमारे पास है, वो फोटो आप स्क्रीन पे लगा देना। लोगों का भंडार लगा हुआ है, वहां पर पेड़ है और वहां पर क्रियाएं वगैरह चल रही है। एक ही फोटो है उसकी, झूले की फोटो एक मिल जाएगी। उसके बाद सूरज जो है नॉर्मल हुआ, लेकिन फिर दोबारा 1-2 साल बाद अब जब हमारे पास ये रिकॉर्डिंग आई है, तो उसमें बताया जो हमारी सब्सक्राइबर के अक्षय भाई, पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि फिर दोबारा दार्जिलिंग में वही सब कुछ शुरू हो गया। सूरज के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उस आत्मा को अब नष्ट कर दिया गया या मुक्त कर दिया गया, कुछ भी कर दिया गया। लेकिन इन्होंने बताया कि जो हमारा घर है ना, उसके ऊपर से कोई हंसता हुआ निकल जाता है, कोई आसपास से हंसता हुआ निकल जाता है। और इनकी एक मामा की लड़की है जो आराम से सो रही थी, जब उठ के देखी तो जैसे कॉन्जरिंग में आपने सीन देखा ना, अलमीरा के ऊपर एक एंटिटी होती है, वो साक्षात एंटिटी वहां पे बैठी हुई थी, वो सीधा उसके ऊपर कूदी। तो इन्होंने बाबा जो थे, उन बाबा से फिर दोबारा बात करने की कोशिश की, तो पता चला उन आत्माओं ने बाबा जी को खत्म कर दिया, जो बाबा जी अभी तक इनके गांव को बचाते आ रहे थे। अब इनके गांव में ये चीज नॉर्मल है, सूरज के साथ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आए दिन छलावे दिखने, एंटिटीज दिखना, अर्बन लेजेंड्स, जो सारी चीजें हैं एंटिटीज, वो सब नॉर्मल है। वाह, ये तो अपने आप में ये एक हाँ, चैप्टर है। अपने आप में चैप्टर और काफी खतरनाक कहानी है। जैसे इंडिया की एक जगह है बेमनी गांव, जहाँ पे भी बड़ा कॉमन है कि आपको लोग दिखेंगे पेड़ पे सर मारते हुए। बहुत सारे घरों के बाहर नमक का पूरा घेरा एक बना दिया गया। हाँ घेरा बना दिया गया है। और शादियों में बड़ा दुल्हन को पोजेशन हो जाता है और बहुत आम आम तरीके से ट्रीट करा जाता है। इसमें ये आई तो नॉर्मल ही है, ये होता ही रहता है। तो ऐसे ही वो जगह भी बन गई है। बहुत ज्यादा चीजें हैं इसमें बताने को, जैसे आप देख रहे हैं कि पूरा गांव 3-3 ये और बाबा, इतना सब कुछ। खैर, अब जब खूनी मंडे पे आए तो कुछ ऐसी चीज तो लानी पड़ेगी जो जनता उसको प्यार दे अच्छे से। खूनी मंडे पे है भाई। थैंक यू अक्षय, इतना प्यार देने के लिए हमेशा खूनी मंडे को। अच्छा, पॉडकास्ट से पहले तूने बताया था कि एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था तूने, कि उसका एक बहुत ही अमेजिंग सा किस्सा है। तो वो क्या किस्सा है? मैं बताता हूँ भाई आपको, ये चीज मेरे लिए भी बहुत नई थी। किसी ने मेरे को भेजा और उसने बताया कि बंदर छाप सिक्का, एक सिक्का होता है। बंदर छाप सिक्का? बंदर छाप सिक्का, ये गूगल पे भी आप सर्च करोगे आपको दिखेगा। कहते कि ये ऐसे नक्षत्रों में बना था ना ये सिक्का, कि जिसके हाथ लग जाए ना वो पैसों की बारिश करवा सकता है। और ये चीज मेरे लिए काफी नई थी, मैंने इस बारे में कभी सुना नहीं था। पैसे की बारिश तो मैंने बहुत बार सुना है कि जिन से करवा देते, ऐसे करवा देते, वैसे करवा देते हैं। तो ये किस्सा काफी पुराना है, 90s का किस्सा है। जहां पर जो बताने वाले हैं उन्होंने बताया कि जो उनके ही रिलेटिव में जो थे, मामा लगा लेते हैं, कि जो उनके मामा थे सबसे बड़े वाले मामा,
वो रहते थे जैसे मान लेते हैं राजस्थान में या हरियाणा में, वो लगाते थे अपनी जैसे टपरी होती है ना चाय की, बिस्किट की, इन सब चीजों की। और घर में काफी तंगी थी, कमाने के लिए ही निकले थे, घर में जैसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो वो वहां पर एक टपरी लगा के बैठे हुए थे और डेली वहां पर लोग आते थे जाते थे। उस इंसान के दिमाग में ये चलता था, जो मामा जी थे बड़े वाले, कि यार मेरे को कहीं से पैसे मिले, मैं अपने घर पे भेजूं, कुछ ऐसा हो, कहीं से कुछ पैसे का अता पता चले। तो क्या हुआ, एक इंसान था जो इनकी टपरी पे आता है, और भाई वो इंसान दिखने में बिल्कुल सही क्लासिक लग रहा था, बढ़िया अच्छा खासा जो था। वो इंसान आता है वहां पर, इनसे बोलता है कि भाई मुझे चाय वगैरह दो। तो चाय वगैरह पीते पीते जैसे बातचीत होती है ना कि मौसम कितना ज्यादा ऐसा हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, ये हुआ है, तो ये भी सोचते हैं यार बातचीत बढ़ाने की कोशिश करूँ, अच्छा इंसान लग रहा है, शायद मुझे भी कहीं फिट करवा दे। तो आपस में बातचीत होने लगती है। तो ये बोलते हैं कि मालिक हमारे घर पे तो इतने बुरे हालात हो रखे हैं कि बच्चे घर पे ऐसे ही रह रहे हैं, पैसों की बहुत जरूरत है, पैसों का कुछ अता पता नहीं चलता। तो वो जो इंसान आया था इसके आव भाव देखता है कि क्या आव भाव है, क्या चलने की चीजें हैं, कैसे है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। तो वो इंसान बोलता है, जैसे आपस में बात हो रही होती है, कि भाई देख मेरे पास कुछ चीजें हैं, मैं तेरे को बता तो दूंगा, लेकिन कोशिश करियो तो अपने तक रखे। तो वो बोलता है मालिक अगर इस टाइम पे आप मुझे लॉटरी का नंबर भी दे दोगे ना, तो मैं 4 लोगों में चिल्ला नहीं सकता, मेरे वो हालात हो रखे हैं। तो ये बताते कि ठीक है मैं तेरे को बताता हूँ, लेकिन अभी नहीं, मैं तेरे साथ शाम को मिलूंगा जब तेरी टपरी बंद होगी। तो वो बोलता है आप कहीं जाओ मत ना, होता ना दिमाग में चला गया तो चला ही जाएगा। बोलता है टेंशन मतलब मैं आऊंगा। तो ये जैसे बताते कि 8 बजे मेरी टपरी बंद होगी, तो 8 बजे ये बोलता है ठीक है मैं आता हूँ। तो 8 बज के 5-10 मिनट पे ये आता है बंदा, और ये जो है मामा जी ये पूछना शुरू करते हैं कि भाई आप मुझे बताओ क्या हो सकता है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे मेरे जो है घर वालों की हालत अच्छी चाहिए। तो ये बोलता है कि देख तेरे जैसे ना और 8-10 लोग हैं मेरे साथ, और मैं पहले भी ये चीज कर चुका हूँ और ये चीज दोबारा मैं करना चाहता हूँ। पैसों की बारिश के बारे में सुना है? तो ये पहले तो बोलते हैं ऐसा थोड़ी ना होता है, आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसे पैसों की बारिश होने लगी तो हर कोई अमीर हो जाएगा। बोला बेटा आम बात नहीं है ये। बोला एक पूरा रिचुअल होता है और मैंने ऐसे लोग इकट्ठे कर रखे हैं जो ये रिचुअल परफॉर्म करेंगे, और उसमें सबको अच्छा खासा लाखों में पैसा मिलेगा। तू कर सकता है तो तू बता। तो ये पहले तो ये होता है कि यार मजाक कर रहे हैं क्या। तो ये इंसान बोलता है कि मुझे पता था तू इस चीज को मजाक समझेगा। वो उधर से एक बंदे को बुलाता है, बोलते इधर आ जा। तो वहां से वो बंदा आता है, बताता है इसे बता। बोला तो वो जो बंदा आया था ये इसी के साथ आया था, जो अपने साथ अमीर बंदा था इसको लेके आया था। ये बोलता बता इसे। तो वो बोलता है भाई मैं भी इन सब चीजों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन ये चीजें होती हैं, अगर तू हमारे साथ चलना चाहता है तो चल। हम ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं जिनके परिवार बहुत ज्यादा दिक्कत में है और जो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि करना क्या होगा। ये बोलते हैं कि अभी सिर्फ एक काम करना है, हमें जाके ना एक दादी से वो सिक्का लेके आना है। अब जब इस सिक्के के बारे में भाई मैंने थोड़ी रिसर्च की है, वो सिक्का है, अगर आप चलती ट्रेन में वो सिक्का रख दोगे ना तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती। उस सिक्के में ऐसी दिव्य शक्तियां है ना, वो अलग ही चीज है एक। मैंने इंटरनेट पे उसके बारे में काफी पढ़ा कि जिसके पास वो आ गया ना उसके पास पैसे की कभी कमी नहीं रहती। तो अलग सा दिखता है कुछ? बिल्कुल उसके ऊपर बंदर ही बना होता है। वो सिक्का गूगल पे आपको इमेज मिल जाएगी और उसके बारे में आप पढ़ना शुरू करोगे तो कहते हैं यहाँ से बंदर छाप सिक्का बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला है, लेकिन याद रखना ये सिक्का नकली भी है। मतलब अमेजोन पे मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है, तो लोग इसे लक के लिए खरीदते हैं, लेकिन वो फेक कॉइन है, क्योंकि असली में है कहाँ रहे है भी या नहीं नहीं पता। तो ये बताते हैं कि एक दादी है, उनके पास वो सिक्का है, लेकिन उस दादी ने बोला है कि उन्होंने अपनी डिमांड रखी है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो मैं सिक्का तुम्हें दे दूंगी और तुम उसे यूज करके देख लो। क्योंकि उस दादी के पास भी उसके कुछ पुराने जो पुश्तैनी परिवार के थे वो छोड़ के चले गए थे। तो इसने पता करा उस सिक्के के बारे में, और अपना जो ये इकट्ठे करे थे लोगों को, इन्हें बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हें जाना पड़ेगा। तो उस टाइम पर बैलगाड़ी चलती थी। ये यहाँ से उस रकम को लेके जाते हैं और दादी के पास से उस रकम को, उस सिक्के को लेके आते हैं। अब इन्होंने बताया जब सिक्का लाए ना, ये तो ऐसा नहीं है सिक्का बहुत आसानी से आ गया, आफतें बीच में बहुत आई है कि रुकावटें आती रही, रुकावटें आती रही, क्योंकि वो सिक्का भी जानता है कि मेरे को किस चीज के लिए यूज करने वाले हैं लोग। अब जब बात होती है आपस में, तो वो जो इंसान था जो इनका हेड था, जो अच्छा खासा दिखने में था, उन्होंने बताया कि हमारे पास हमारे साथ 8 से 10 लोग हैं जो इस रिचुअल को परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए हमें मध्य प्रदेश के जंगलों में जाना पड़ेगा। अब ये पूरा रियल इंसिडेंट है जो हुआ था उस टाइम पे। धीरे धीरे एक एक करके वो इंसान आना शुरू करते हैं अलग अलग स्टेट से, जो सारे चुनिंदा थे जिनको चूज करा गया था। धीरे धीरे आना शुरू करते हैं, तो कोई गरीब घर का आता है,
कोई मिडिल फैमिली से आता है, कोई औरत भी आती है वहाँ पर, कोई एक बुजुर्ग औरत भी आती है, कोई जवान औरत भी आती है, कोई लड़की भी आती है। तो ऐसे कर करके ये लोग 8-10 जनों को इकट्ठा करते हैं और उनका रुकने का इंतजाम करा हुआ था। और जैसे मनी हाइस्ट अगर आपने देखी तो ब्रीफिंग हो रही है, तो इनकी ब्रीफिंग हो रही होती है कि वहां पर जब हम सिक्के को यूज करेंगे तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि आप डर भी जाओ, तो आपको डर को काबू रखना है। तो भाई एक चीज ना आप देखोगे, जैसे एक इंसान होता है जो ना किसी भी सिचुएशन में उनका पाला इन एंटिटी से नहीं पड़ा, वो पता है क्या बोलता है, अरे कुछ नहीं होता, मैं देख लूंगा, कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा। तो वहां पे जितने लोग खड़े थे उनके जुबान से ये निकल रहा था, कुछ नहीं होता भाई, हम देख लेंगे। ऐसा कौन सा डर होगा जिस जो हम पे हावी पड़ जाएगा। वो इंसान इस सिक्के को यूज कर चुका था। अब ये नहीं पता कि ये सिक्का कितनी बार यूज हो सकता है, लेकिन ये इंसान उस सिक्के को यूज कर चुका था और इसने यही बताया था कि जब हम उस सिक्के को यूज करेंगे तो वहां पर ऐसे हालात बनेंगे जहां पर आप क्विट करने वाले होगे, लेकिन क्विट मत करना। वहां पर ऐसे हालात बिल्कुल बनेंगे जहां पर आपका एकदम से दम घुट जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। अब ये बोलते हैं कि ऐसा होगा क्या, तो वो इंसान रिवील नहीं करता है क्योंकि बहुत कुछ खतरनाक होने वाला था। इनकी ब्रीफिंग चलती है 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। अब ये बताते हैं कि हमें उस जंगल में निकलना है। वहां से बैलगाड़ियां निकलनी स्टार्ट होती हैं जो कवर्ड होती हैं। उस सिक्के को भी वहां पर रखा जाता है, सिक्के को भी ले जाया जाता है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाते हैं, कहीं पे रुकते हैं, कहीं पे टेंट लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, कहीं पे रुकते हैं, कहीं पे आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि प्लेन, ट्रेन, कार कुछ नहीं है, बैलगाड़ियां हैं। चल रही है, फिर ये उस जंगल तक पहुंचते हैं। जंगल में पहुंचते हैं और इनको क्रिया के बारे में बताया जाता है कि हम जितना भी ये सारा सामान लेके आए, जैसे हमें ये इस चीज की बलि देनी पड़ेगी, ये चीज देनी पड़ेगी, ऐसे देना पड़ेगा, वैसे देना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े वहां पे पेड़ होते हैं, बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, जहां पर उस सिक्के के साथ ये रिचुअल परफॉर्म करना था। सबको बता दिया जाता है कि आज तो हम ये कर नहीं रहे, लेकिन आज आपको मैं साफ साफ बता देता हूँ कि जब यहाँ पर ये क्रिया होगी तो सबको 2 चीजों का ध्यान रखना है कि कोई भी इस सर्कल से बाहर नहीं आएगा। वहां पर 8-10 सर्कल बनाए हुए थे जो सबकी पोजीशन सेट कर रखी थी कि आप यहाँ खड़े हो गए, आप यहाँ खड़े हो गए, आप यहाँ खड़े हो गए। अच्छा भाई, इनमें ना कुछ 2-4 लोग थे जो इन सब चीजों के एक्सपर्टीज थे, जो पहले भी भूत प्रेत उतारने का काम करते थे। तो वो तो सब कॉन्फिडेंट थे कि हमारा तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो वो लोग थे तो सब उनके साथ सिक्योर फील कर रहे थे, लेकिन आगे जाके सबसे ज्यादा उन्हें ही डरना था। वो सर्कल बनाए हुए थे, रिचुअल की सारी चीजें बताई गई कि मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, तो आप लोग आना मत। और दूसरी चीज जिसका ध्यान रखना है कि नोट जब गिरेंगे तो उनको देख के पागल मत हो जाना कि तू उठ के पड़ो, मैं लेऊंगा, मैं लेऊंगा, मैं लेऊंगा। ये चीज भी पलटवार उन पे होने वाली थी। तो मतलब रिचुअल एक्चुअली में कर रहे हैं और बारिश मतलब एक्चुअल बारिश। नोटों की बारिश होने वाली है। तो क्या हुआ, जब रात को तो वो सस्पेंस वाला माहौल था, कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। ये लोग पहुंचते जंगल में और एक ऐसा वक्त चुना हुआ था जैसे शायद अमावस्या की रात थी, जहां पर वो रिचुअल परफॉर्म होने वाला था। पेड़ से पैसों की बारिश होने वाली थी। आधे लोग भरोसा कर रहे थे, आधे लोग भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन अपनी किस्मत आजमाने के लिए वहां पर हर इंसान खड़ा था। और आज जो सबसे अलग चीज थी वो ये थी, वो जो इंसान था ना रिचुअल परफॉर्म करने वाला था, वो एक अलग ही गेटअप में था। ऐसा लग रहा था असली तांत्रिक तो ये है। अब वो जो इंसान कर चुका था उसे तो पता ही था मुझे क्या करना है। ये क्या करते हैं, वहां पर अग्नि लगाते हैं, सब अग्नि जागृत करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और वहां पे जो इंसान खड़ा था वो अपने मन को कट्टर करके खड़ा था कि आज मेरी तकदीर का ताला खुलेगा, किस्मत बदलेगी, ऐसा होगा, घर परिवार में ये करेंगे, वो करेंगे, इतने पैसे देंगे। भाई जब वो सिक्का वहां रखा गया ना, कहते कि एक्चुअली में वहां से ना एक कच्चे कलबे को जागृत किया गया था। एक कच्चा कलवा जागृत किया गया और जैसे ही मंत्रों का उच्चारण हुआ, वहां पर पता है क्या हुआ, वो जो लोग खड़े थे ना, उनको एक चीज और बोली थी, कोशिश करना पीछे मुड़ के मत देखना। भाई वहां पे जितनी भी एंटिटीज थी सारी एक्टिव हो गई। चुड़ैल, डायन, ब्रह्म राक्षस, कर्ण पिशाचनी, यक्षनी, योगिनी, भूत प्रेत, कच्चे कलवे, 1.5 फुटिए, सारे चल के ना उन लोगों के पास आ गए। और हुआ क्या, जो लोग बोल रहे थे ना कि हमारा ध्यान नहीं भटकेगा, उन्होंने जब एंटिटीज को देखना शुरू करा ना, आधे लोगों ने वहां पर रोना शुरू कर दिया कि इस रिचुअल को अभी के अभी बंद कर दो। वो देख भी नहीं पा रहे कि ऐसी ऐसी एंटिटीज आ गई है वहां पे। और उनको बोला गया था सर्कल से बाहर मत निकलना। अब जब उस कच्चे कलवे से वहां पर बारिश करवाई गई ना पैसे की, तो साक्षात पेड़ के ऊपर एंटिटीज दिख रही थी जो वहां पर रिचुअल करते लोगों को देख पा रही थी। ये लोग इतना डर गए, इतना डर गए, इतना डर गए कि इनके मनोबल से वो जो करने वाला था वो भी घबरा गया कि अगर ये सर्कल से बाहर निकले तो मैं भी मरूंगा। उसने क्या करा, गलत मंत्र बोलने शुरू कर दिए। जो ऐसा होता ना कि ओम भूर्भुवः स्वाहा, मैं माफी चाहूंगा कि मैं इस मंत्र को यहाँ यूज कर रहा हूँ,
सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए। तो उसने कुछ ऐसा उल्टा बोला जिसकी वजह से क्या हुआ, बारिश तो हुई, वहां पर जो नोट गिरे ना उन सब पे खून लगा हुआ था। वहां पर जो पत्ते बिखरे, जो पैसे वहां पे गिरे, सब पे रक्त लगा हुआ था। अब इस चीज को देख के ये और ज्यादा डर गए। और बगल में खड़ी है एंटिटी। आप इस माहौल को समझो जहां पर जंगल है, लोग खड़े हैं और सारे दिग्गज खिलाड़ी हैं, लेकिन सब के सब डरे हुए हैं एक दूसरे के भरोसे। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं यहाँ देखूँ तो एक चुड़ैल मेरे मुंह के आगे खड़ी है, इधर देखूँ तो कोई पिशाच मेरे आगे खड़ा हुआ है, और भाई सांप रेक रहे हैं नीचे सांप। मेरा मन कर रहा है मैं छोड़ के भाग जाऊं, लेकिन मैं भाग नहीं सकता। तो उस चीज को देखने के बाद क्या हुआ, वहां पर सारे चिल्लाने लगे, रोक दो रोक दो रोक दो। तो उस इंसान ने क्या करा, वहां पे सारी चीजों को रोक दिया। रोकते ही वो सिक्का वहां से लुप्त हो गया, गायब हो गया। गायब हो गया। एंटिटीज वहां से धीरे धीरे जाने लगी। और वहां पे जितने भी नोट पड़े थे ना, उनका अंदाजा था कि उस वक्त में ये 80 लाख रुपए इकट्ठे करेंगे, जो हर किसी के हिस्से में 60-60, 70-70, 80-80 जो भी लाख है, जो भी आने आएंगे, मतलब जो भी हजार आएंगे आएंगे। 80 लाख रुपए ये लोग सबको 10-10 लाख, 8-8 लाख देने वाले थे। हुआ क्या, हजारों में आके ये इतना डर गए कि वो जो नोट थे ना उन पे रक्त लगा हुआ था। अब जब वहां पर ये सारी क्रियाएं बंद हुई तो वो जो करने वाला था उसने बोला, देख लिया तुम्हारा मनोबल, सब देख लिया तुमने यहाँ पे क्या गुल खुलाया, अब ये बताओ इस नोट का करना है क्या, इन नोटों का। कुछ नोट थे जो साफ थे, कुछ नोट थे जो रक्त में लगे हुए थे। हर इंसान ने हाथ खड़े कर दिए कि मुझे इस नोट में से कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे घर पहुंचा दो बस, मुझे मेरी जिंदगी प्यारी है। क्योंकि उस इंसान का बताना था इन नोटों को ना आप गलत काम के लिए यूज नहीं कर सकते, इन नोटों को आप सही काम के लिए यूज करोगे। आधे बंदों के दिमाग में था कि मैं अपने महल बना लूंगा, वहां पर मदिरा पीऊंगा, अपनी रानियां नचवाऊंगा, ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा। एक एक जने ने मना कर दिया। जब इस हालात को देखा कि एक नोट भी अगर मैंने खर्च करा, कोई एंटिटी मेरे साथ आ गई ना, उस सारी क्रिया को वहां पे रोका गया, उन नोटों को वहीं दफना दिया गया, और सारे इंसान शांति से अपने अपने घर चले गए। जब ये मामा जी गायब हुए थे ना, तो उन्होंने आके बताया कि मैं इस चक्कर में पड़ा था, और साक्षात मैंने अपनी आंखों से ये सारी चीजें होती देखी हैं। और बंदर छाप सिक्का था जिसको लाने में इतना जोर लगाया, और जब उसका एक्चुअली में यूज करा गया तो भाई वहां पर जो कोहराम मचा, वो मामा जी आज तक नहीं भूल पाए। जब तक वो गुजरे नहीं ना, तब तक उन्होंने रोज उस सिक्के के जो चीजें होती है उन्हें याद करा कि एक्चुअली में उन्होंने अपनी आंखों से देखा क्या था। और उनमें से कुछ लोग थे जो दिमागी रूप से पागल हो गए थे, उन्होंने अपनी आंखों से नोट बरसते देखे थे ऊपर से, लेकिन इतना ज्यादा घबरा गए थे, क्रिया इतनी उल्टी पड़ गई थी कि नोट रक्त लगे आए थे ऊपर से। बड़ी कहाँ से आया बंदर छाप सिक्का और कहाँ गायब हुआ? कोई थ्योरी इसके पीछे की है? बंदर छाप सिक्का, जब सिक्कों में कुछ बन रहे थे ना, तो कहते कि इस नक्षत्र में इस सिक्के को बनाया गया। ये सिक्का एक्चुअली में बनाया गया था किसी और चीज के लिए, लेकिन ये नक्षत्र कुछ ऐसे थे कि इसे, जैसे आज कहते हैं ना बिजनेस के लिए 7 घोड़ों की पेंटिंग, 7 हॉर्सेस, बहुत ज्यादा लकी होता है। ऐसे ही कहते हैं कि अगर बंदर छाप सिक्का, जैसे एक मैं अभी बता रहा हूँ, काफी लोगों को पता भी होगा, बिल्ली की जेर, कुछ ऐसे होता है, बिल्ली की जेर या कुछ करके होता है। कहते हैं कि एमपी, यूपी में हर घर में बिल्ली की जेर होती है। मे भी शायद आपने कभी सुना हो, नहीं सुना। कहते हैं बिल्ली की जेर जिसके पास है ना, उस इंसान के पास कभी पैसों की कमी नहीं होगी। अब ये होती क्या है, कैसे इस चीज को यूज करा जाता है। कहते हैं जब बिल्ली अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है ना, तो उसके पेट से ये चीज निकलती है जिसे बिल्ली की जेर कहते हैं, और बिल्ली उसे खा जाती है। लेकिन बर्थ के टाइम पे कुछ लोग बिल्ली को कुछ नशीला पदार्थ दे देते हैं कि बर्थ देते देते बिल्ली उस टाइम पर बेहोश हो जाए और ये जेर उस चीज को निकाल ले। फिर हर साल में उसकी पूजा होती है। एमपी के लोगों ने अपने घर में 4-4, 5-5 जेर रखी हुई है, जिसकी वजह से उनके इतनी सारी जमीन जायदाद है। जैसे अभी बंदर छाप सिक्के की बात हो रही है, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो यूज होते हैं। अगर आप आज भी इंटरनेट पे देखोगे तो ये अमेजोन पे आपको 3-3, 2-2 हजार, 100-100 रुपए की मिलेंगी, पर वो सब नकली है। एक्चुअली में बिल्ली के पेट से ही वो चीज निकलती है जो लोग अपने घर में रखते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, और उसी से कहते हैं धन इंसान की जिंदगी में आता है। ऐसे ही बंदर छाप सिक्का है जो उन नक्षत्रों में बन गया कि जिसके हाथ लगा वो भाई साक्षात हो गया। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, ढूंढने मत निकलना इस चीज को, हमारे पास फिर किस्से ऐसे ही आते हैं, मैं नहीं चाहूंगा अगला आपका आ जाए। सही बात है, बिल्कुल। ऐसे लालच में जब लोग निकलते हैं तो उल्टी सीधी फिर चीजें करते हैं। सोचो आप, तीन तीन चार तो उसमें ऐसे लोग थे जो बिना डरने वाले थे, जो उतारे का काम करते थे। लगभग सबने ही गिव अप कर दिया, और जिस तरीके से इस चीज का अंत हुआ है कि 2-3 तो पागल भी हो गए।
तो सोचो जब एंटिटीज खुल के सामने आती हैं तो वो किस तरीके से आती होंगी। अभी कर्ण पिशाचनी को तुमने फेमस कर दिया है, लोग कर्ण पिशाचनी सिद्ध करना चाहते हैं, कितने सारे लोग हैं। मेरे पास तो पर्सनली मैसेज आते हैं, भाई जयपुर में कहाँ है वो, दिल्ली जयपुर हाईवे के बीच में, हमें बता दो। मैं ये बोलता हूँ भाई सब ये देख रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए, ये नहीं देख रहे कि किसी की जान भी गई थी वहां पे। ऐसे ही अब देखना बंदर साहब सिक्के के बारे में ढूंढने निकलेंगे, बिल्ली की जेर के बारे में ढूंढने निकलेंगे। ये सारी चीजें पुराने वक्त की हैं, अब ये काम करती है नहीं करती। जैसे आपके क्रू में कुछ लोग बैठे पीछे गर्दन हिला रहे हैं कि उन्हें पता है इन सब चीजों के बारे में। ये बहुत फेमस है ये सारी चीजें जो इंसान लालच में अपने पास रखते हैं। गड़े धन के बारे में आपने सुना होगा, राजस्थान में आज भी गड़े धन, मध्य प्रदेश में गड़े धन मिलते हैं, लेकिन जब गड़ा धन ऊपर आता है तो वो भी बलि मांगते हैं, सांप के जोड़े के साथ चलता है। कितने सारे ऐसे इंसिडेंट आए जहां पर कोई क्रिया करने आया है तो कुछ मंत्र उल्टे बोल दिए तो गड़ा धन तो वापस चला ही गया, साथ में किसी एक को घर से लेके चला गया। ये वो सारी चीजें जो हमारे माइथोलॉजी में एडिड हैं, जैसे गंधर्व हो गया। इतनी सारी चीजें हैं वैसे तो इंडिया में डिस्कस करने के लिए, फिर भी हम नई नई एंटिटीज को डिस्कवर कर रहे हैं। जैसे ओशन में नई चीजें आ रही है वैसे ही वैसी नई नई एंटिटीज को ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे और खूब सारे पॉडकास्ट में। यस ऑडियंस कमेंट करो कि अब अक्षय कितनी जल्दी चाहिए वापस एक पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच अक्षय, बहुत ही मजा आया। एंड ऐसे ही करते रहते हैं, खूब सारी हॉरर स्टोरीज की बातें और कहानियां डिस्कस करते रहते हैं। जनता जैसे जैसे बुलाएगी खूने वनडे पे हम आएंगे, वैसे ही प्यार बरसाएंगे और जनता को ये कहेंगे रियल इंसिडेंट और प्यार ऐसे ही देते रहें बस, बाकी तो भाई हम साथ में आई। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको इस पॉडकास्ट में मजा आया तो अक्षय से मिलकर लाइव हॉरर स्टोरी टेलिंग में तो बहुत ही मजा आएगा। तो आओ हॉरर कॉन में जल्दी से अपने टिकट्स बुक करा लो। मिलते हैं, खूब सारी मस्ती करते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। और दोस्तों हॉरर कॉन के अपडेट्स के लिए हॉरर कॉन इंडिया का इंस्टाग्राम हैंडल अभी फॉलो कर लो, लिंक इन द पिन कमेंट।